ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। सिलेबस अपने डी फॉर्म में यही है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। फिर क्या जानेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या है, सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्या होता है पल्मोनरी और दूसरा होता है क्या कोरोनरी। ये दो प्रकार के सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जानेंगे क्या कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड और बेसिस ऑफ ईसीजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस से। और ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब पहले जानते हैं कि चैप्टर के बारे में क्या क्या है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है। एक क्या है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। यहाँ नाम कोई देखें तो क्या लिखा है कार्डियो। कार्डियो का मतलब क्या होता है हार्ट, ठीक है, नाम में ही है। वस्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, वस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स, ठीक है। और क्या है सिस्टम, यानी कि कई चीज़ों का मिलान, यानी कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक सिस्टम बनाते हैं, तो वैसे ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या कार्डियक यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, और साथ साथ में क्या इसके अंदर जो बह रहा है ब्लड, इन तीनों को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करता है इसका मेन फंक्शन क्या हमारे बॉडी में, तो मेनली फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, यानी परिवहन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है तो रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को जो हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ब्लड के अंदर आप जो भी खाना वगैरह खाए रहते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि जो भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको भी अलग अलग बॉडी के पार्ट से कलेक्ट करता है और उनको किडनी तक पहुंचाता है, किडनी से हमारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। समझ में आया? तो आगे देखेंगे मेन फंक्शन, ये सिंपल सा लिखा था, इसके मेन फंक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड टिश्यू। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है O2 और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी हमने भोजन किया उसमें से जो हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना कहाँ तक, बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को। और किसको ट्रांसपोर्ट करना O2 यानी कि ऑक्सीजन को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO या CO2 कह सकते हैं, ठीक है, CO या CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जिसका काम हो चुका है हमारे बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना है। सच एज यूरिया, हम अभी यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या बताते हैं कि यूरिया हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। मसल मास का वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन बन रहा था, ऐसे यूरिक एसिड बनता है यूरिया से। तीन सभी चीज़ों को हमारे काम का नहीं है, अब इसका काम हो चुका है, इसको क्या करना है शरीर से बाहर निकालना है। तो इनको क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, ये दोनों चीज़ों को कहाँ से, हमारे टिश्यूज से। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है तो लंग्स या अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे पसीना आता है या लेक्राइमल यानी आंसू से बाहर निकालना, तो ये दूसरा फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या समझना है कि O2 और CO2 को किसको देता है, बॉडी के सेल्स और टिश्यू को, और बॉडी के सेल्स और टिश्यू से CO2 और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट है, समझ पाए कि नहीं? यानी कि ये हमारे काम का है, ऑक्सीजन हमारे डिमांड में है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की ज़रूरत है, तो इनको वहाँ तक पहुँचाता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। और वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट हो चुके हैं तो उनको वापस लेके आता है उसी ब्लड के थ्रू, और क्या करता है हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे, लंग्स पे या दूसरे ऑर्गन जहाँ पे हमको निकलना होता है ब्लड। समझ में आया? तो ये दो फंक्शन। तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन्स। ये भी हमारी बॉडी, हमने बताया था हार्मोन अभी हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें क्या बताए थे हार्मोन क्या है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देता है बिना किसी डक्ट के। तो उस हार्मोन को भी ब्लड के ही अंदर डाला है तो इनको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और हम जानते हैं ब्लड का कंपोजिशन पढ़े थे तो उसमें हम बताए थे कि प्लाज्मा होता है और क्या होता है ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, और इसी में घुला होता है क्या हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो वही सारे इलेक्ट्रोलाइट भी ब्लड के ही अंदर है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और साथ साथ हमारे वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था एक तरह से, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी का। ठीक है, और क्या कर रहा है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आप देखेंगे अगर ब्लड की बात करें पूरा का पूरा क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, और ब्लड में हमारे WBC भी पाया जाता है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका क्या होता है इम्यूनिटी को मजबूत करना है या इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो एक प्रकार से क्या है इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट कर रहा है, और हार्मोन रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन हमारा क्या हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हमारा जो सिलेबस हमने देखा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, अब इसको पढ़ेंगे कि एनाटॉमी हमारे हार्ट का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे हार्ट के एनाटॉमी के बारे में। इतना शांत कहाँ बैठे हो, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन ना करो तुम। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत नहीं, उसका छोड़ो, अपना पढ़ो तुम। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम क्या, हार्ट का। तो ब्लड इज पम्प्ड थ्रू, ये कहाँ हट जा रहा है भाई, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड हार्ट। यानी कि हार्ट क्या है, सिंपल सी बात में हार्ट क्या है, ब्लड को पंप करने वाला एक ऑर्गन है जो किससे, मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एनाटॉमी अब इसका देखें तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यही वाली बात को लिखा है, प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स यानी सभी शरीरों में ये पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, कहाँ पे, टू द होल बॉडी कंटिन्यूअसली, यानी कि लगातार काम करता है ब्लड को पंपिंग करने का, और कहाँ पे, पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, इन ह्यूमन यानी ह्यूमन के अंदर एवरेज वेट ऑफ फीमेल इज 250 से 300 ग्राम, यानी कि फीमेल में कितना इसका वेट होता है, 250 से 300 ग्राम, और 300 से 350 ग्राम हमारे मेल में, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा मजबूती मिलती है इस चीज़ से। ठीक है, फॉर मेल एवरेज की बात कर लें तो हार्ट बीट जो कितना होता है, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा दिल, 70 से 72 बार। ये हमारा हो गया एनाटॉमी। अब इसके पोजीशन की बात करें, ये होता कहाँ है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, यानी कि सीने वाले पार्ट में हार्ट हमारा होता है। और कहाँ पे होता है, ऑब्लिक बिटवीन द लंग्स इन द मीडियास्टिशियम स्पेस, यानी कि थोड़ा सा टिल्ड होता है, यानी कि तिरछा होता है, किसके तरफ, लंग्स के तरफ। यानी कि हार्ट हमारा कहाँ पे है, सीने वाले पार्ट में, लेकिन थोड़ा सा ऑब्लिक है, यानी कि तिरछा है, किसके तरफ, लंग्स के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है स्पेस, जस्ट एबव द डायफ्राम। और ये होता है हमारा क्या, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर है, चेस्ट वाले एरिया में थोड़ा सा ऑब्लिक है, लंग की तरफ से झुका हुआ है। हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी के इधर है। ठीक है, स्लाइटली टिल्ड है, वही बात कर रहा है कि थोड़ा सा तिरछा है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसीलिए कहते हैं ना हार्ट थोड़ा हमारा लेफ्ट साइड है, मतलब है तो बीच में ही, लेकिन थोड़ा सा क्या है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुका है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट हमारा किस साइड में पाया जाता है, लेफ्ट के साइड में पाया जाता है। इट इज राउंडेड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ आप देखते हैं ऐसे होते हैं, तो कोन शेप का स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। तो इसका पोजीशन हम कहाँ, सिंपली अगर बात करें तो पोजीशन क्या है कि थोड़ा सा तिरछे लेफ्ट के साइड में पाया जाता है हार्ट हमारा, और सीने वाले एरिया में पाया जाता है, यानी थोरेसिक कैविटी के बीच में पाया जाता है। ये हो गया अपना पोजीशन। अब देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ों को पढ़ना है। तो अब इसके हम एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इतनी सारी बातें इसमें लिखिए, मेन चीज़ आपको बताएंगे। हार्ट वाल्स क्या है, सबसे पहले क्या पाया जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर वाल्स पाया जाता है। ठीक है, नहीं हाँ, वाल्स यानी कि दीवारें पाई जाती है। कौन से, ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 लेयर्स। जो हार्ट का जो दीवार है, सपोज करिए अपना ये हार्ट है, ठीक है, तो ये जो हार्ट है तो इसकी जो दीवार है, मतलब इसका जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, वो उसको कहते हैं हार्ट वाल। तो वो क्या है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। यानी कि ये जो लेयर है ना, जो हमारे पूरे हार्ट के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये कितने लेयर से मिलकर बना है, 3 लेयर से। ये पूरा का पूरा एक मोटा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर 3 लेयर है। अब वो कौन कौन सा है, तो देखिए पेरीमिस होता है सबसे ऊपर, पेरिकार्डियम या इसी को क्या कहते हैं, इपिमिस भी होता है क्या, ऊपर, यानी कि एपिकार्डियम, दोनों एक ही नाम है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर, अगर हार्ट का अगर बाहर से देखें, हार्ट को हम बाहर से देखें तो सबसे ऊपरी वाला जो लेयर है उसको क्या कहेंगे, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा क्या है, मायोकार्डियम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, मायोकार्डियम, यही हमारे हार्ट का स्पेशल बनाता है, मसल्स होता है। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, ये क्या है, बीच में सबसे पाया जा रहा है, और इसको क्या कहते हैं, कार्डियक मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्डियक मसल हमारे हार्ट से मिलकर बना है। तो ये बीच का अगर जो अपना स्पेस है, इसको क्या कहेंगे, मायोकार्डियम, क्या कहेंगे, मायोकार्डियम। और क्या है, एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब होता है अंतर, यानी कि अंदर। तो एंडोकार्डियम कहाँ पाया जाएगा, सबसे इनर वाले लाइनिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ द मायोकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम को एक लाइन बनाता है। यानी कि 3, अगर हमारा इस पूरे मेम्ब्रेन को कहें तो ये हमारा पूरा हो गया मेम्ब्रेन, जिसके कितने लेयर हैं, 3 लेयर। अगर बाहर से हम देख रहे हैं यहाँ से, तो ये सबसे बाहर वाला लेयर क्या हो जाएगा, एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अंदर वाला लाइन कौन सा हो जाएगा, एंडोकार्डियम। तो ये 3 चीज समझ पाए। तो यानी हार्ट के अंदर सबसे पहले क्या समझ पाए हम, उसके वॉल के बारे में। तो सबसे बाहर हमारा जो वॉल पाया जाता है, अगर टॉपी भी खोलते हैं तो उसके ऊपर रैपर रहता है ना, तो उसी तरह से ये समझिए रैपर जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसके कितने लेयर हैं, 3 है। आप टॉपी भी खोलते थे, पहले चमकीला निकलता, फिर उसके अंदर एक आप देखेंगे व्हाइट टाइप का और भी लगा होता है, तो हमारे दूसरा लेयर हो गया। तो ऐसे इसमें क्या है, 3 लेयर है, और तीनों को तीनों रैपर है हमारा, यानी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला। अब क्या है, हार्ट के लेयर को हटा दीजिए,
उसके अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे तो चेम्बर होता है, हार्ट के अंदर चेम्बर होते हैं। ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट के अंदर कितने चेम्बर होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। तो 4 चेम्बर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर। अब देखिए उन चारों चेम्बर का नाम क्या है, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए सपोज करिए इसके हम यहाँ पे हार्ट हमने बनाया हुआ है, तो हार्ट के कितने चेम्बर, 4, 1 2 3 और 4। तो हम लोग इधर से गिनेंगे, तो इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे, कहाँ हट जा रहा है ये, 2, इसको क्या कहेंगे 3 और ये 4। समझ पाए, 1 2 3 4 ऐसे ही हम करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला है ऐसे लिखे हैं और फिर ऐसे लिखे, यानी कि पहले एक साइड का और फिर एक साइड का। इधर वाले पार्ट को सपोज करिए आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो आपका वो सामने बैठा हुआ ना, तो आपका राइट उसका लेफ्ट और आपका लेफ्ट उसका राइट। तो वही वाला बात है यहाँ पे कि सपोज करिए जो पेशेंट हो आपके सामने बैठा है, तो आप अगर से देखेंगे तो आपका राइट इधर है और इनका राइट लेफ्ट है, तो आप सामने से पढ़ रहे हैं, तो वही हो गया, इधर का पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और इधर का क्या हो जाएगा हमारा राइट। तो वहीं यहाँ पे देखिए इनको राइट और लेफ्ट में पहले बांट दिया गया, यानी इधर का पूरा भाग राइट और उधर का पूरा भाग लेफ्ट, ऐसे होता है। तो ये राइट वाला पार्ट हो गया राइट आर्टरियम, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम कहते हैं पूरा का पूरा, इधर का अगर पूरे पार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। आपके तरफ से उधर का राइट, हम लोग की तरफ से, हम बोले ना पेशेंट सामने रहता है, तो आप अगर देखेंगे तो ये आपका राइट हो गया, ए लेफ्ट हो गया, लेकिन पेशेंट का देखेंगे तो आपके सामने बैठा है, तो आपका राइट उसका लेफ्ट उसका, समझ पाएंगे कि नहीं, तो नंबरिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये इधर वाला पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा राइट, और इधर का जो पूरा पार्ट बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो ये दो चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, तो याद करिए ए टू जेड से, ए से अगर जेड की तरफ हम जाते हैं तो ए पहले आता है। तो जो ऊपर का दोनों पार्ट है उसको हम क्या कह देते हैं, ए वाला पार्ट, यानी कि इसको क्या कहते हैं आर्ट्रियम। इसका अगर टर्म की बात करें तो क्या कहेंगे आर्ट्रियम। और ए से जेड की तरफ जाएंगे तो बी बाद में आता है, तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या कह देंगे वेंट्रिकल। क्या कह देंगे वेंट्रिकल। तो ये दो पार्ट हमको मिल गया। तो अगर हम हार्ट का दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए, ये मान लीजिए हार्ट हमारा जो 4 चेम्बर है, अब इसका नामकरण करेंगे। तो इधर वाले पार्ट को क्या कह रहे थे राइट, और इधर वाले पार्ट को लेफ्ट। ऊपर वाले पार्ट को क्या कह रहे थे आर्ट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। तो ये कहेंगे, इसको कहेंगे कि नहीं राइट आर्ट्रियम, इसको क्या कह देंगे राइट वेंट्रिकल, क्योंकि वी वाला नीचे है। और ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे 4 पाए जाते हैं क्या चेम्बर। तो यही यहाँ पे लिखा है कि राइट आर्ट्रियम पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल पाया जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। अब इनका काम यहाँ पे बता दिया, रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब क्या देखिए, ये हमने वाल पढ़ लिया, ये हमने चेम्बर पढ़ लिया। तो देखिए एक होता है जो पार्ट हम आपको शुरुआत में जब पहला चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं, एक होता है सुपीरियर, ठीक है, एक होता है क्या इन्फीरियर। दो चीजें होती हैं, सुपीरियर मतलब सुपर यानी कि ऊपर, इन्फीरियर यानी कि नीचे, ये दो चीजें हो जाती है। तो देखिए ऐसे क्या है कि हमारा बॉडी, हमारा हार्ट कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा कहाँ पे सीने में, थोरेसिक कैविटी में। तो इसके ऊपर भी तो कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, इसके नीचे भी तो कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं। तो अगर यहाँ पे है तो ऊपर से भी तो ब्लड इसको आएगा ना, तभी तो इसको पंप करेगा, और नीचे से भी आएगा। तो सुपीरियर पार्ट से ब्लड आ रहा है, तो वेन हमारे अंदर क्या होता है, वेन ही ब्लड को लेके आते हैं, ठीक है वेन। तो इसी सबसे बन गया हमारा सुपीरियर वेना, इसको कह देते हैं क्या वेना। अगर मोटा इसलिए इसको वेना कह देते हैं, और कावा इसके आगे जोड़ देते हैं, यानी कि ये नली, ठीक है। तो यानी कि सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा करके कि हमारा हार्ट के जो ऊपरी वाला पार्ट है वहां से ब्लड को क्या करेगा, हमारे हार्ट को डिलीवर करेगा। यानी ऊपर से अगर ब्लड लेके आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे सुपीरियर वेना कावा। और नीचे यानी इसके बाद से जो भी पार्ट बचा है वो नीचे का पार्ट हो गया, तो उधर से भी तो ब्लड आएगा तभी तो हार्ट को पहुंचेगा। तो नीचे वाला पार्ट जो लेके आया उसको क्या कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो ये दो शब्द आपको समझना है, क्या सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ये कहाँ मिट गया, कोई नहीं, ये हो गया। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा समझ में आया। तो अब देखिए ये हमारा हार्ट है, तो ये मान लीजिए हमारा हेड वाला पार्ट है, तो हेड वाले पार्ट से आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे एक नली पाई जाएगी जिसको क्या कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, और एक नीचे की तरफ नली पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा। समझ में आया। तो देखिए जितने भी वेन हैं, वेन के अंदर एक बात आप याद रखेंगे कि जितने भी हमारे शरीर के अंदर वेन हैं वो क्या करते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे शरीर के अंदर आर्टरी हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं,
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इतनी बातें समझ में आई। तो जितने भी वेन है क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वेन ये सारी वेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वेन और वेन की बात हो रही है। तो वेन के अंदर कौन सी, डीऑक्सीजनेटेड। एक जगह सेक्शन है जहाँ पे उल्टा होगा, वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी करेगी, उल्टा चलेगा। लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं, सिर्फ एक ही जगह, वो अभी हम बात करेंगे। बाकी नॉर्मल पूरे कंडीशन में क्या है कि वेन के अंदर कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और आर्टरी के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे हम जो नाम पढ़े थे सुपीरियर और इंफीरियर, देखिए वेन शब्द आ रहा है, तो ये कैसे ब्लड को लेके आएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी ये जो दोनों लाइनिंग आई है वो कैसी ब्लड को कैरी करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये देखिए, ये भले ही नीचे से है लेकिन ये अंदर से जाके इसी वाले से मिला हुआ है और ऊपर वाला भी इसी वाले से। तो यानी कि सबसे पहले चाहे ऊपर वाले पार्ट से या नीचे वाले पार्ट से, सबसे पहले ब्लड किसको मिलता है, तो पहले वाले चेंबर को, जिसका नाम क्या है, राइट आर्ट्रियम। तो ये नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा और ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा कैसे ब्लड को लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और सबसे पहले किसको देगा, राइट आर्ट्रियम को। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कितने चेंबर, तो ये 4 हमारे चेंबर, और पहला चेंबर क्या करता है, रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप समझ गए डीऑक्सीजनेटेड क्यों, क्योंकि वेन के अंदर हमेशा भी डीऑक्सीजनेटेड रहता है। तो रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, चाहे ऊपरी या निचली पार्ट से, पहला वाला जो हमारा चेंबर है वो ब्लड को लेता है, कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब इसको ले लिया तो इसको आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा, तो किसको भेजेगा, अपने नीचे वाले को, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा ब्लड, तो कहाँ दे देगा इसको, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को। तो वही आ गया अपना राइट वेंट्रिकल। ये क्या कर रहा है, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, यानी कि अब आ गया ब्लड, यहाँ से ब्लड कहाँ पहुँच गया, इनके पास। अब ये देगा किसको, लंग्स को। ये क्या कर देगा, किसको दे देगा, लंग्स को, और उसके बाद से चला जाएगा राइट आर्ट्रियम में। तो अगर इस पूरे कंडीशन को अभी इस पूरे कंडीशन को अगर हम दोबारा से बनाना चाहें तो देखिए तो कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर ये अपना हो गया हार्ट, मेम्ब्रेन को भाई हम इसके ऊपर नहीं बना रहे हैं, इधर से देखिए, मेम्ब्रेन को हम नहीं बना रहे। 3 मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब ये सिर्फ हार्ट हो गया, हम 4 चेंबर बना दिए, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये अपना हो गया 4। तो देखिए, पहले ब्लड यहाँ से यहाँ मिला, अलग कलर से कर लेते हैं इसको, ब्लड कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो पहले चेंबर से आ गया दूसरे चेंबर में। ये क्या करता है, यहाँ से ब्लड को भेज देता है सीधे हमारे किसको, लंग्स को। यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्या है, लंग्स। अभी देखिए, अभी ऐसा इसमें कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर जो भाई था उसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि कह सकते हैं कि राइट वाले साइड में कभी भी क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इधर दोनों के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये अपने में से ब्लड को किसको भेजता है, थर्ड वाले को नहीं देता है, किसको देता है, लंग्स को। और आपको अच्छे से पता है लंग्स क्या करता है, श्वसन का काम करता है, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है। अब आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे रखा हुआ है लंग्स के अंदर सांस के थ्रू। तो ये जो ब्लड गया इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो गया, मिक्स हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड। तो राइट लेफ्ट वाला जो आर्ट्रियम है वो दूसरे रास्ते से, ये गया है एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से ब्लड को क्या करता है, ये गया है दूसरे रास्ते से ब्लड को रिसीव करता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड आ जाता है किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब ये अपना ब्लड को इसमें अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि इधर का पूरा डीऑक्सीजनेटेड और इधर का पूरा ऑक्सीजनेटेड। अब हमारा चौथे चेंबर में ब्लड पहुंच चुका है। अब जब चौथे चेंबर ब्लड पहुंच चुका है तो यहाँ से एक रास्ता निकला होता है, उसको ये हमारे इसको कहते हैं एरोटा, क्या कहते हैं, एरोटा। तो ये क्या करता है, मेन जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरे बॉडी के अंदर भेजता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ऐसे हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हमने क्या जाना कि 4 इसमें 3 मेम्ब्रेन और 4 वॉल क्या करते हैं, चेंबर के बारे में जाना, और ब्लड कैसे कैसे किसमें मूव कर रहा है इसके बारे में जाना। हम यहाँ पे बस 2 अलग अलग बनाए हैं कि यहाँ से जाता है क्या, लंग्स को, तो दूसरे रास्ते से जाता है, और यहाँ से आता है तो दूसरे रास्ते से। अभी वो पढ़ेंगे इसमें कैसे कैसे जाता है। तो देखिए, आर्टरी और वेन, ये एरोटा जो हमारा क्या है, आर्टरी है, ये आगे चल के आर्टियोल बनाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें उसके आगे क्या कह सकते हैं, कैपिलरी बना देगी, पतली होती जाएंगी तो होते जाएगा। तो हमारा एरोटा क्या करता है, हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर ले जा रहा है। लेकिन आ कहाँ से रहा था ब्लड, तो यहाँ से आ रहा था हमारा सुपीरियर वेना कावा से, और
नीचे से आ रहा था कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा से, जो दोनों हमको मिल रहा था किसको, राइट आर्टरियम को, ये ट्रांसफर कर देता है इनको, ये भेज देता है लंग्स को, लंग्स के पास है ऑक्सीजन। तो ये जो रास्ता है ना अपना, ये जो रास्ता है जो राइट वेंट्रिकल से लेके जा रहा है ब्लड को कहाँ पे, लंग्स को, तो इस रास्ते को क्या कहते हैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड था यहाँ पे, तो यही एक सिर्फ एक ऐसा आर्टरी है जो क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाता है। लेकिन यहाँ से दूसरे रास्ते से हमारा ब्लड थर्ड वाले चैम्बर यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में आता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी। तो इसीलिए इन दोनों का नाम पल्मोनरी से पड़ा है, ये पल्मोनरी को लेके जा रहे हैं तो पल्मोनरी वेन। और ये देखिए कौन सा ब्लड लेके आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। तो सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या ब्लड उल्टा चलता है, आर्टरी वाला डीऑक्सीनेटेड होता है और वेन वाला ऑक्सीजनेटेड होता है। बाकी हर जगह जो आपको कंडीशन अभी पहले बताएं वही रहता है। तो इतनी बातें समझ में आई, कोई डाउट? तो यही बात यहाँ पे आप इसको समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, कौन सा, राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल को पहुंचा देता है। और ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे भेज देता है, लंग्स के अंदर। अब क्या होगा, लेफ्ट आर्टरियम यानी कि यहाँ तक ब्लड पहुंच गया लंग्स के पास, अब लंग्स उसको क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड कर देगा। अब वो कौन रिसीव करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट लेफ्ट आर्टरियम। तो लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, कैसे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स से हो क्या रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन था, मिल गया इनको, ठीक है। तो लंग्स से और ट्रांसपोर्ट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये किसको भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे, पूरे बॉडी में, किसके थ्रू, तो एरोटा के थ्रू। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे लिखा है वही सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के बारे में जो हम आपको बताएं कि द टू लार्जेस्ट वेन कौन कौन से हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, कौन सा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। अभी बताया ना, सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट और इंफीरियर वाला पार्ट। ये क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है, कैसे ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, कहाँ से, ऊपरी और निचले पार्ट्स ऑफ और बॉडी से, ठीक है। और क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को छोड़ देता है, यानी कि निकाल देता है या इम्पटी कर देता है, कहाँ पे, इनटू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट, यानी कि राइट आर्टरियम, यानी यहाँ से तो सारा कहानी शुरू होता। तो ये ब्लड ये दोनों लोग लेके आए, इनको दे दिए, इनके अंदर छोड़े यहाँ और यहाँ से, तो इनको मिल गया ब्लड। अब जब इनको मिला ब्लड तो पूरा प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुआ। तो आप सर्कुलेशन को समझ गए कि नहीं, पूरा का पूरा सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। तो ये उसी बात को पूरा यहाँ पे लिखा हुआ जो हम बात समझाएं आपको कि पल्मोनरी आर्टरी को कैसे आया, उनके आगे क्या आया, ये पूरा का पूरा वही वाला चीज़ है, ठीक है। कैसे कैसे ब्लड को गया उसको थ्योरी पार्ट में लिख दिया गया जो हम सभी आपको समझाएं। अब बात कर लेते हैं वाल्व्स को। दो चीज़ हम देख चुके थे इसमें, क्या क्या, हमने मेम्ब्रेन को देख लिया था जिसको कहते थे वाल्व, यानी कि हार्ट मेम्ब्रेन, हार्ट वाल्व जिसको कह रहे हैं। और दूसरा क्या देख लिया हम लोग, चैम्बर देख लिए। अब क्या देखेंगे, इनके अंदर वाल्व्स क्या पाए जाते हैं। तो देखिए ये है हमारा चार चैम्बर, राइट, बताइए, आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड तो कैसे कैसे जाएगा जान गए। तो इनसे इनको ब्लड जो आता है तो एक वाल्व के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल करता है। ये भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, आपको ध्यान रखना है। एक वाल्व होता है, वाल्व आप कहीं भी देखते हैं, आप घर में कहीं नल वगैरह भी लगाते हैं तो वाल्व लगाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, लीकेज ना हो या बैक फ्लो ना हो, तभी तो घर में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी ये इनको दे रहा है तो वो भी तो हो सकता है कि बैक फ्लो हो सके, दोबारा से इनको दे दे, जबकि इनको देना है लंग्स को। तो इसीलिए यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जो क्या करता है, बैक फ्लो को रोकता है कि यहाँ वाला चीज ऊपर ना चला जाए। तो एक वाल्व यहाँ पे हमारा पाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में पाया गया, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट, मतलब जो आया है ना राइट से वेंट्रिकल में उल्टा ना चला जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वाल्व रहता है। उस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो पहला वाल्व हमको यहाँ पे मिल गया, समझ में आया, जो राइट साइड में पाया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, ट्राई। आप देखिए यहाँ पे राइट से RI लिखा हुआ है, RI, तो इसके अगर GHT जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट। तो राइट साइड में क्या पाया जा रहा है, ट्राई। ट्राई में भी I आ रहा है और यहाँ पे भी अगर राइट भी लिखेंगे तो आएगा, यानी कि राइट साइड में आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, तो राइट साइड में हमारा क्या पाया जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। कोई डाउट? दूसरा वाल्व, अब देखिए ये भेजा था किसको, लंग्स को। यहाँ पे अपना मान लीजिए लंग्स है, तो ये पल्मोनरी यहाँ से क्या बैक फ्लो ना आ जाए, तो यहाँ पे दूसरा वाल्व पाया जाएगा। तो ये देखिए इसको क्या कहेंगे,
पल्मोनरी वाल्व। ये कहाँ पे है? राइट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये वाल्व पाया जा रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरी था ना, अभी हम लोग बनाए थे, ये पल्मोनरी आर्टरी था जो लेके जा रहा था। तो इनके और इनके बीच में एक वाल्व पाया जाता है जो क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है कि इनमें से फिर यहाँ ना चला जाए और लंग्स को वापस ना आ जाए। समझ में आया? तो इसके लिए यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है। तो लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये जो इसको कहते थे पल्मोनरी आर्टरी। तो इनके और इनके बीच में एक और वाल्व पाया जा रहा है। एक तो इनके बीच में था, दूसरा इनके बीच में है। ठीक है, तो ये वाल्व ये क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? बैक फ्लो को रोक रहा है। कहाँ से? हमारे पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, क्योंकि इनको भेजना है यहाँ पे, अब इधर से वापस ना आ जाए, इसके लिए वाल्व है। वो वाल्व ऐसे ही होता है ताकि ऊपर से नहीं खुलेगा, नीचे से खुलेगा, तो नीचे से चला जाएगा, ऊपर से ऐसा लगा रहेगा तो ऊपर से बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। वाल्व ऐसे रहता है, और इसमें जो वाल्व रहेगा ऐसे रहेगा, तो ये जब खुलेगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, यहाँ पर रुका रहेगा। ऐसे रहता है ये वाल्व। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा वाल्व। अब देखिए इधर पे भी तो अब यहाँ लंग्स है, लंग्स यहाँ पे ब्लड आ रहा था, तो यहाँ से तो ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्लड बैक फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई वाल्व नहीं रहता है। लेकिन इनसे इनको ना चला जाए तो यहाँ पे एक वाल्व रहेगा, यानी कि राइट और राइट के बीच में एक वाल्व था, और राइट और लेफ्ट के बीच में दूसरा वाल्व है, तीसरा ये पल्मोनरी वाला है। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रल वाल्व नाम से ही ज्यादा पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व दोनों एक ही का नाम है। ये किसके किसके बीच में पाया जाएगा? तो लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इनका भी फंक्शन सेम वही है कि बैक फ्लो को रोकता है। समझ में आया? तो तीसरा वाल्व आप समझ पाए। और चौथा जो कि लास्ट है, अब मान लीजिए ब्लड हमारे यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जाना है, तो ले कौन जाता है? एरोटा। तो इस एरोटा मतलब यहाँ से फिर वापस ना आ जाए, तो यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है, और किसके बीच में? एरोटा पे है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? एरोटिक वाल्व। तो यही कह रहा है लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एरोटा। और फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एरोटा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यानी कि हम क्या जाने, पूरा का पूरा अगर समरी देखें तो क्या था हमारा? ये हमारा हो गया हार्ट, इसके ऊपर 3 लेयर का एक मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी मेम्ब्रेन कौन सा? एपिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये हमारा क्या था? तीनों को तीनों मिला के कह जाते थे, ये हमारा वाल्व बन गया। उसके बाद इसके अंदर कितने एनाटॉमी पढ़ रहा है ना, तो चेंबर पढ़े, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमने 4 चेंबर पढ़ लिया। अब 4 वाल्व की बात करें तो ये 4 वाल्व कहाँ पे? इनके बीच में एक वाल्व, फिर यहाँ से जो लंग को जाता है यहाँ पे दूसरा वाल्व, इनके बीच में तीसरा वाल्व, और यहाँ से एरोटा से जो लेके जा रहा है वो चौथा वाल्व। तो वाल्व कितने हो जाएंगे? 4, यानी 4 चेंबर और 4 वाल्व। अभी तक जितना पढ़े समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? तो ये हमारा हार्ट का एनाटॉमी हो गया खत्म। लेकिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़े रहते हैं ना, तो उसमें क्या है? ब्लड वेसल्स का भी नाम आता है, तो ब्लड वेसल को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्लड वेसल को भी कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। ब्लड वेसल को भी कई तरह से कैटेगराइज किया गया है कि देखिए सपोज करिए हमारा ये एरोटा है, एरोटा मोटा होगा, एरोटा नाम याद करिए, एरोटा थोड़ा सा मोटा होगा, एरोटा से ही ब्लड निकल के आ रहा है, तो यहाँ से निकल के आता है तो फिर धीरे धीरे होकर पतला होना शुरू हो जाता है। तो इसको जब थोड़ा सा पतला होता है तो क्या कह देते हैं? आर्टरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आर्टरी कह देते हैं। अब ये थोड़ा और आगे जाके जब और ऑर्गन के भीतर जाता है तो क्या होता है? और पतला हो जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं? आर्ट्रियोल्स कह देते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कह देते हैं। अब जैसे ही ऑर्गन के बहुत अंदर वाले ऑर्गन वाले पार्ट में घुस जाता है तो उसको क्या हो जाता है? और भी पतला हो जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं? कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरीज। ठीक है, अब देखिए यहीं पे कैपिलरी क्या होता है? सीधे सीधे आर्टरी नहीं होता है, आर्टरी प्लस, यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्टरी प्लस वेन का क्या होता है? मिलन वाली जगह होता है, यानी कॉम्बो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम कैपिलरी कह देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये खत्म हुआ तो यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या? वेन्यूल्स। क्या हो जाता है? वेन्यूल्स, यानी कि वेन का सबसे पतला वाला पार्ट। और फिर ये आगे चल के क्या बनता है? यहाँ पे देखिए लिखा है वेन्यूल्स। वेन के पास क्या बनता है? वेन। ये और आगे चल के क्या बनता है? वेन बन जाता है, तो इसको क्या कह देते हैं? वेन कह देते हैं, यानी इसमें 2 ही नाम है। और ये चल के आगे चल के और बड़ा हो जाता है तो क्या बना देता है? सुपीरियर वेना काबा, या तो नीचे से आ रहा तो इंफीरियर वेना काबा। तो ये पूरा हमारे एक नली है ना, ब्लड वेसल यानी कि नली का, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो आर्टरी एरोटा से निकलता है, आगे चल के पतला होता है तो आर्टरी बन जाता है, और पतला होता है तो उसको आर्ट्रियोल्स कह देते हैं। और जहाँ पे और पतला होता है, जहाँ पे आर्टरी और वेन मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैपिलरी। और कैपिलरी जब आगे बढ़ता है तो वेन को वहीं पे तो गैसियस एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कैसे जाता है?
और डीऑक्सीजनेटेड में कैसे आता है, अभी बताए थे ना कि वेन कभी भी कैसा ब्लड लेगा, कैसा ब्लड लेगा, वेन डीऑक्सीजनेटेड, और आर्टरी के पास कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। इनके बीच में आदान प्रदान कहाँ पे हुआ, इसी कैपिलरी के बीच में। यहाँ पे जब आके मिले तो आर्टरी वाले लेके चले गए कौन सा, ऑक्सीजनेटेड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था किसको मिल गया, वेन्यूल्स को मिल गया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया वेन को, और वेन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट को दे दिया। ऐसे सर्कुलेशन चलता रह रहा है। तो वही क्या है कि इसके बारे में हम क्या है कि ब्लड वेसल्स को देखेंगे। इन द ब्लड वेसल्स द ह्यूमन बॉडी इन विच ब्लड सर्कुलेट्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। अब ये वेसल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आर्टरीज हो सकते हैं। आर्टरीज यानी कि द ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड आर्टरीज, जो हमारे ब्लड से मतलब हार्ट से ब्लड को लेकर बाकी पार्ट्स को ले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, आर्टरीज। आर्टियोल क्या होता है, ये उनसे पतला ब्रांचेज होता है, देखिए स्मॉल ब्रांचेज आप आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टियोल। और जैसे यहाँ पे देखिए पतला होते चला गया तो उसको क्या कर दिए, आर्टियोल। उसके बाद से देखिए कोरोनरी आर्टरी एक अलग शब्द है इससे हटके, क्योंकि इसके अंदर भी ब्लड बहता है। तो भाई बाकी बॉडी को जिंदा रहना तो उसको तो चाहिए, लेकिन हमारे हार्ट को भी तो जिंदा रहना है, उनको भी तो ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो हार्ट के अंदर स्पेशल तरह के ब्लड को पहुंचाता है, जो हार्ट के मसल अपने लिए भी ब्लड रखेंगे कि नहीं, उनको भी तो जिंदा रहना है, तो उसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। यानी कि जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। बाकी बॉडी में जा रहा है तो कौन, उसको सिर्फ आर्टरी कह रहे हैं, इसके लिए क्या कहते हैं, कोरोनरी। कोरोनरी यानी ये हमारे हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करता है, हमारे हार्ट के मसल को क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। और क्या आ जाएंगे, वेन्स। वेन्स क्या आ जाएंगे, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा था। तो देखिए ब्लड वेल्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड सेंड, यानी कि कलेक्ट करके क्या कर रहा है, भेजता है किसको, हार्ट को। किसमें पार्ट में, हार्ट के कौन से पार्ट में, आर्ट्रियम, वहीं पे तो आता है, किसके थ्रू, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू भेज देता है। और वही इसका जो पतला वाला पार्ट था यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये वेन जो भेजा था, तो उसका पतला वाला पार्ट क्या हो रहा था, वेन्यूल्स। देखिए उसका कह रहा है कि कैपिलरी से जाकर जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। और उसके बाद से इन दोनों का जो मिलन वाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो कैपिलरी आर वेरी थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल विच मेक्स कनेक्शन बिटवीन द आर्टियोल्स एंड वेन्यूल्स, यानी कि जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, जहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज होता है, उस पार्ट को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो यहाँ पे आपको मुख्य चीज अगर याद रखना है तो इसको बस छोड़ के कोरोनरी आर्टरी अगर आप भूल भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेन, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, ये 5 जो टर्म्स हैं यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो ये आपका, हम आपको ब्लड भी बता दिए कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हार्ट भी बता दिए, और क्या बता दिए आपको, ब्लड के वेसल्स के बारे में। ये तीनों ही तो मिला के बना रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं, 2 मिनट में बस रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखे थे हम क्या, वाल, किसका, हार्ट का वाल देखे थे। हार्ट का जो वाल होता है, ठीक है, जो तुम लोग पढ़ते हो दिल की दीवारों वाला, वही वाला, ठीक है। तो हार्ट के वाल पे किसका नाम लिखेगा, 3 लोगों का, ठीक है। मान लीजिए हमारा हार्ट का वाल है तो 3 लेयर में होता है। जो सबसे ऊपर यानी कि जो हमारे क्या कह सकते हैं, बाहर से अगर देखने पे हार्ट को अगर हम बाहर से देखें तो जो सबसे ऊपर वाला मेम्ब्रेन पाया जाएगा उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, या इसी का दूसरा नाम क्या है, एपिकार्डियम। यानी कि बाहर से देख रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे वाला जो लेयर होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। मायो शब्द हमेशा हार्ट से रिलेट करता है, और उसके मायोकार्डियम के लाइनिंग पे, यानी कि जहाँ पे मायोकार्डियम खत्म हो रहा है और हमारा हार्ट यहाँ से शुरू होगा, तो इस हार्ट वाले अंदर वाला जो है उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। हमने बताया था कार्डियक जो शब्द है, कार्डियक, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को। तो ये हो गए हमारे हार्ट के 3 मेम्ब्रेन जो कि पूरा एक दीवार बनाते हैं, हार्ट का वाल बनाती हैं। तो पहला हम पढ़े थे क्या, हार्ट का वाल। दूसरा हम क्या पढ़े थे, हार्ट के वाल के बाद चेंबर पढ़े थे हम। तो हार्ट के अंदर कितने चेंबर, तो 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से, तो अगर हमने ये हार्ट बनाया तो इसको 4 भाग में बांट दीजिए। बाहर ये हमारा ये पूरा का पूरा ये मेम्ब्रेन हो गया तीनों, ठीक है। ये 4 चेंबर अगर बनाए तो इधर वाले पूरे पार्ट को हम बताए थे कि आप अपने साइड से अपोजिट वाले पे देखेंगे। आपका ये राइट होगा तो इधर का ये, इधर का राइट हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये चारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम बताए थे कि ए से जेड तक अगर आप जाएंगे तो ए पहले आता है, तो ऊपर जो है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए और यहाँ पे लिख दीजिए ए,
और यहाँ पे नीचे क्या है, अगर इससे देखेंगे तो V बाद में आता है, जेड की तरफ जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे V और यहाँ पे लिख देंगे V। तो ये हमारे 4 चैम्बर बन जाते हैं। इसको कहते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 हमारे चैम्बर हो गए। इस चैम्बर के बाद से क्या, बैक फ्लो को लिख लिए। तीसरा हम जो पढ़े थे कि वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, हार्ट के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ये भी कितने होते हैं, 4 वाल्व। तो 4 वाल्व जो होते हैं वो इन्हीं के बीच में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए चारों ये हार्ट का वाल्व हो गया। एक ये राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड आता कहाँ से है, तो देखिए हमारे शरीर के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड लेके आता है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा यहाँ पे वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेन यानी कि हमारे अंदर जो नसें पाई जाती हैं उस वेन को, ब्लड वेसल एक प्रकार का है ये। तो ये क्या करता है, वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेन के अंदर हमेशा क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन न हो, यानी कि शरीर से अब लेके आ रहा है हमारे हार्ट को देकर तब जाकर उसमें ऑक्सीजन आएगी। तो ऐसा इसमें रहता है। तो ऐसे ही ऊपर वाले पार्ट से, यानी कि हार्ट हमारा यहाँ पे है, तो ऊपर वाले जो पार्ट हमारे ब्रेन वगैरह वाला पार्ट, वहां से कौन लेके आता है ब्लड को, सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के नीचे यानी कि हमारे लेग वाले पार्ट से जो ब्लड को लेके आता है वो कौन लेके आता है, इन्फीरियर वेना कावा। और ये दोनों के दोनों आगे किसमें डालते हैं, हमारे राइट आर्ट्रियम में अपने ब्लड को छोड़ देते हैं। तो ये ऊपर वाले पार्ट से और ये नीचे वाले पार्ट से, नीचे दिख रहा है लेकिन ये जाकर मिला किसमें, राइट आर्ट्रियम में। तो पूरा का पूरा ब्लड किसमें आ जाता है, राइट आर्ट्रियम में, यानी कि ये वाले पार्ट में। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक वाल्व, ये देख रहे हैं, एक वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व का काम क्या है, ये बैक फ्लो को रोकता है। किसके बैक फ्लो को, कि ब्लड जो इसमें से इसमें आ गया ना, ऊपर की तरफ ना जाए। तो देखिए इसका वाल्व ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी ऊपर से नीचे आ जाएगा लेकिन नीचे से ये खुल के ऊपर नहीं जाएगा, तो बैक फ्लो को हम रोक देंगे। तो ये राइट और राइट के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। याद करने का हम बताए थे कि RI से आप याद कर लेंगे कि यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, तो याद कर लेंगे। अब ऐसे ही लेफ्ट और लेफ्ट के बीच में भी एक वाल्व पाया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बाइकस्पिड यानी कि 2, तो ये इन दोनों के बीच में, लेफ्ट वाले के बीच में ये पाया जा रहा है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, या तो LB याद कर लीजिए, LB वाला जो गाना है, ठीक है, LB से भी याद करेंगे कि L में B वाला पाया जाता है, तो बाइकस्पिड वाल्व। इसी का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व। अब देखेंगे ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे मतलब अगर हम इसको देखें, ये वाला हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, तो हम ये वाले पॉइंट को आपको कल बताए थे, पूरा समझा दिए थे कि ब्लड जाता कहाँ से कहाँ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं कि देखिए, ये हमारा क्या है, हार्ट हो गया। ये कि ना 4 पार्ट, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 हो गया। तो इनके बीच में वाल्व, इनके बीच में वाल्व, 2 वाल्व और हम बताते थे कि ये पल्मोनरी वाल्व, यानी कि देखिए ब्लड कहाँ सबसे पहले मिला, इस वाले पार्ट में, तो ये नीचे की तरफ दे दिया सेकेंड वाले को। अब यहाँ से सीधे जाता है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इससे मिल जाता है, तो एक रास्ते से जाता है, दूसरे रास्ते से थर्ड वाले के पास मिल जाता है। अब ये थर्ड वाले से आ जाता है हमारे फोर्थ वाले में। तो ये चारों के चारों में घूम के, और इसके बाद से हमारा कहाँ पे चला जाता है ब्लड, पूरा एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टिश्यूज या सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वहां पे चला जाता है। तो ये इनके बीच में 2 वाल्व हमने बताया था, एक तो ट्राइकस्पिड अभी बता दिए हैं और एक बाइकस्पिड। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे ब्लड जाता है लंग्स को, तो जो लेके जाता है उसको कहते हैं पल्मोनरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी, यानी कि लंग्स वाले टर्म से क्या कहते हैं, पल्मोनरी। तो यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाता है ताकि इधर से ब्लड वहां पे ना आ जाए सेकेंड वाले में, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ गया फिर अब लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से बैक फ्लो ना हो इसके लिए ये वाल्व है। अब इसमें से क्या ऑक्सीजन हो जाएगा, तो अब ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से दूसरे रास्ते से यहाँ पे आएगा हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जो आएगा उसको जो लेके आएगा वो लेके आता है कौन, वेन। क्या लेके आता है, वेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। तो ये चौथा हमारा जो यहाँ पे वाल्व मतलब वेन हो जाएगा, यहाँ पे ये लेके आएगा इसको, और यहाँ से ब्लड आ जाएगा हमारा फोर्थ वाले पार्ट में। अब यहाँ से फिर हमारे बॉडी में जा रहा है, तो इसको बैक फ्लो ना करे तो यहाँ पे एक और वाल्व पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व। तो ये 4 हमारे अंदर वाल्व पाए जाते हैं, 4 हमारे अंदर चेंबर पाए जाते हैं। इतनी बातों को पढ़ लेते। अब जो है यहाँ पे बात बताएं वही आप लिखा कि सर्कुलेशन हमारे अंदर कैसे होता है। तो देखिए सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से ब्लड किसको मिलता है, हमारे राइट आर्ट्रियम को। यहाँ पर हमने बताया कि ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जो बैक फ्लो को रोकता है। तो बैक फ्लो ना हो यहाँ पे एक वाल्व हो गया। अब ये किसको देता है, हमारे राइट वेंट्रिकल को। और इसके बाद से क्या, यहाँ से फिर कहाँ पे जाता है ब्लड,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में। तो यहाँ पे भी बैक फ्लो ना हो, वहाँ पे एक और वाल्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये हो गया अपना पल्मोनरी वाल्व। अब यहाँ पे जो ये आर्टरी हम जो बनाए थे किसको लेके गया, लंग्स को। तो अब हमारा ब्लड कहाँ पहुंच गया है, लंग्स में। अब लंग्स से फिर कहाँ पे आएगा, हमारे राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि ये थर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे आएगा। फिर ये डिलीवर सीधे सीधे किसको कर देगा, बिना किसी वाल्व के किसको दे देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कौन सा होता है पूरे हार्ट का, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत वाला जो लेयर होता है ना, कौन सा होता है, ये लेफ्ट वाला। क्योंकि इसको पूरे बॉडी को ब्लड देना है, पूरे बॉडी को देना, तो इसको फोर्स भी ज्यादा लगना पड़ेगा, तो इसका जो मसल्स होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो अब इनको पंप करना है ब्लड, तो ये एरोटा के थ्रू पंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक वाल्व पाया जाएगा जिसको क्या कहेंगे, एरोटा का दे रहा है, तो एरोटिक वाल्व के थ्रू ये पहुंच जाता है। यहाँ पे एरोटिक वाल्व रहेगा, एरोटिक वाल्व के थ्रू कहाँ चला जाता है, एरोटा में, और ये हमारे पूरे रेस्ट ऑफ बॉडी यानी कि पूरे बॉडी के पार्ट में ब्लड को भेज देता है। तो ये है अपना क्या, सर्कुलेशन वाला सिस्टम। इतनी बातें समझ में आई, कोई डाउट? हाँ ये, हाँ आप इसको भी लिखिए, तो इसको लिखिए, थोड़ा सा लिखा मतलब थोड़ा वो लिख के इसको बता देंगे कि यहाँ से ब्लड यहाँ गया, यहाँ से ब्लड यहाँ गया, और फिर इस तीर को बना देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। सेम टू सेम जो चीज़ यहाँ पे लिखा उसी को हम यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में बता दिए। इसको भी याद कर सकते हैं, या तो आप एक और बनाए यहाँ पे, उसी बात को ये हार्ट बना के बीच में से घुमा दिए, सेम टू सेम कार्टून टाइप में जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम ये भी है, जो ब्लड का फ्लो है। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको हम और बताएंगे यहाँ पे, ये वाला जो हम आपको बता रहे थे क्या, फिजियोलॉजी, जो कल हम लेक्चर को जो छोड़े थे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन क्या है। तो हार्ट हमारे अंदर क्यों पाया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हार्ट हमारे अंदर पाया क्यों जा रहा है। तो इसका मेन फंक्शन जो हम आपको कल बताते क्या करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, तो कंडक्शन सिस्टम की तरह, कंडक्शन मतलब ब्लड को पंप करके। अब पंपिंग करने में दो चीजें आती हैं, ठीक है, पंपिंग करने में क्या, हार्ट क्या होता है, संकुचित होता है, रिलैक्स होता है। तो उसमें क्या ब्लड, देखिए जब भर रहा है तो क्या हो गया, रिलैक्स है, जब ऐसे पंप करेगा तो बाहर फेंकेगा, यानी कि जब संकुचित होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही काम करता है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है कि हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड में हमने बताया था स्टार्टिंग में हम पढ़े थे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन भी आएगा, न्यूट्रिएंट्स भी आएगा, हार्मोन भी आएगा, कोई दवा खाएं तो भी उसके अंदर है। इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का, लंग्स तक पहुंचाने का, उसको फिर बाहर निकालने के लिए, इन सभी चीजों का भी काम करता है। तो काम करने का इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि ये मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, वर्क्स एट रिदमिक मैनर, ये कंटिन्यूअसली एक समान रूप से बना, अगर हमको कोई बीमारी नहीं है तो एक रिदम में, मतलब एक कहते हैं ना कि एक बराबर एक हिसाब से चलता रहता है, तो ये परमानेंटली एक तरह से काम करता रहता है, ऑटोमेटिक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब दवा खाने तो अलग बात है, दवा से कंट्रोल करें, नॉर्मल फिजियोलॉजी में हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जो क्या करता है, जनरेट करता है इम्पल्स। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्पल्स को जनरेट करके ही क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है या फिर कंडक्शन सिस्टम को कर पाता है। अब ये इम्पोर्ट जनरेट कैसे होता है, इम्पल्स यानी कि बिजली का करंट, हम जानते हैं ना हमारे हार्ट के अंदर जब पंपिंग होती है तो बिजली की तरह करंट गिरता है। इसी को क्या करते हैं, मापते भी हम, जो ईसीजी आप कराते हैं ना हार्ट को फंक्शन का पता करने के लिए, तो इसी इम्पल्स किस हिसाब से जनरेट हो रहा है, इसी का हम पता लगाते हैं ईसीजी में, हार्ट के फंक्शन में। तो अब देखेंगे, तो हम अभी बनाए थे क्या, ये हमारा मान लीजिए हार्ट है, तो इसके क्या 4 चेंबर हो गए। जल्दी जल्दी नाम बताइए कौन कौन सा होगा। इसका क्या होगा, राइट आर्ट्रियम ना, ये वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट राइट, एक तरफ पूरा का पूरा राइट, दूसरी तरफ लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट का जो इम्पल्स जनरेट करता है, इसमें कुछ चीजों से करता है। तो जो अपना ब्लड सबसे पहले किसको मिल रहा था, इन चारों में से किसको मिल रहा था ब्लड, राइट आर्ट्रियम को। तो राइट आर्ट्रियम का यहाँ पे एक समझ लीजिए एक पॉइंट पाया जाता है जो इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। इम्पल्स क्यों जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि जब इम्पल्स निकलता है तभी हमारा जो हार्ट है वो नीचे से संकुचित हो पाता है, और जब संकुचित होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, पूरे बॉडी में जाएगा, और फिर ये जब हार्ट रिलैक्स होगा, तो ये रिलैक्स होगा तो ब्लड इसके अंदर भरेगा, तभी तो अगली बार पंप करेगा। एक ही बार तो पंप करना नहीं, हर बार करना है। तो संकुचित होना, रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही तरीके से हो पाए, इसके लिए इसमें क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, यानी बिजली के कुछ करंट निकलते हैं हमारे हार्ट में, जो इनको क्या करती है, संकुचित होने देती है और रिलैक्स होने देती है। तो कहाँ से जनरेट होता है, तो यहीं पे ब्लड मिला सबसे पहले, तो जनरेट भी कहाँ से होगा,
आरए से, यानी कि राइट आर्ट्रियम से ही जनरेट होगा। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। इसको क्या कहते हैं, एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसए नोड। क्या कहते हैं, एसए नोड। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हमारे बॉडी के अंदर पेस मेकर, आप देखते होंगे जिसका मतलब हार्ट का फंक्शन बहुत सही नहीं है, एरिथमिया है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको क्या करते हैं, एक पेस मेकर लगा दिया जाता है शरीर के अंदर उसको। तो पेसमेकर क्या करता है, एसए नोड वाला ही काम करता है। जब आपका हार्ट नॉर्मल तरीके से काम करे तो कोई पेसमेकर नहीं, आप पेसमेकर का नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे क्या, ये जो एसए नोड है हमारे बॉडी के अंदर रियल पेसमेकर का काम करता है। जब इसके अंदर कोई खराबी होती है तो हमको बाहर से पेसमेकर लगाना पड़ता है, ताकि हमारा हार्ट सही से क्या करता है, फंक्शन कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और रिलैक्स हो पाए। तो जनरेशन कहाँ से हुआ, एसए नोड से। तो एसए नोड क्या करता है, अपना इंपल्स को जनरेट करता है और ट्रांसफर कर देता है किसको, एवी नोड को। यहाँ पे एक दूसरा नोड पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, एवी नोड। ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है आर्टियो वेंट्रिकल, आप सीधे एसए नोड एवी नोड याद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंपल्स को जनरेट करता है कौन, एसए नोड, जो कि राइट आर्ट्रियम में पाया जाता है, और वो किसको ट्रांसफर कर देता है, एवी नोड को। तो एवी नोड यहाँ पे है। अब ये एवी नोड क्या करता है, ये आगे की तरफ और बढ़ाता है, और ये मतलब ये वेंट्रिकल की तरफ पहुंच जाता है, दोनों वेंट्रिकल की तरफ पहुंच जाता है। और आगे आने के बाद देखिए ये कहीं इसमें पहुंच जाता है, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस यानी कि जो आगे बढ़ा इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस कह देते हैं। और ये आने के बाद एक इधर की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि दो पार्ट में बढ़ जाता है, ताकि दोनों को संकुचित कर पाए एक साथ। ठीक है, इनको भी, इसको देखिए जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इनको भी संकुचित करेगा, जिधर की तरफ बढ़ रहा है वो संकुचन हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जनरेट हुआ तो इन दोनों को संकुचित कर दिया, आर्ट्रियम को दोनों को, भले ही यहाँ पे पाया जा रहा है लेकिन दोनों को दोनों आर्ट्रियम वो संकुचित हुआ, तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तभी तो ये संकुचित हुआ नीचे की तरफ, तो ब्लड आ गया हमारा कहाँ, नीचे वाले पार्ट में। यानी ये वाला अपना ब्लड किसको दे दिया, ये वाला, और ये वाला अपना ब्लड किसको दे देगा, इनको, है कि नहीं। इसमें हमेशा तो खाली तो नहीं रहेगा, हार्ट भरा ही रहेगा उसमें। तो इनके में जो ब्लड था वो इनको मिल गया, इनके में जो ब्लड था इनको मिल गया। अब हमारा ये एवी नोड से कहाँ पाया गया, बंडल ऑफ हिस की तरह, यानी ये करंट नीचे की तरफ आया और आगे चल के दो पार्ट में मुड़ गया, जिसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। यहाँ पे अपना आगे खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे आके हमारा इंपल्स खत्म हो जाता है, यही इसका फंक्शन है। तो जब ऊपर से निकला तो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट किया, जब नीचे पहुंचा तो नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो बताइए, आप बताएंगे कि अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड अपना किसको देगा, इनको दे देगा। ये अपना ब्लड किसको देगा, इनको ना, लंग्स को देगा। ये अपना ब्लड किसको दे देगा, सीधे लंग्स को दे देगा। और ये अपना ब्लड किसको दे देगा, सीधे एरोटा को दे देगा। एरोटा से हमारे बॉडी के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे अपना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और हार्ट का हमारा यही फंक्शन होता है। समझ पाए कि नहीं। तो ये कैसे जनरेट करता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, तो बिजली की तरह एक क्या निकल रहा है, इंपल्स निकल रहा है, यानी करंट निकल रहा है, जिसको हम इंपल्स कर रहे हैं, जो जनरेट कहाँ से हो रहा है, एसए नोड से। ये किसको दे रहा है, एवी नोड को। एवी नोड उसको ट्रांसफर कर दे रहा है बंडल ऑफ हिस की तरफ, नीचे की तरफ, किसको, वेंट्रिकल को। अब ये दोनों एक साथ संकुचित हो रहे थे, ये दोनों एक साथ संकुचित होंगे। तो ये अपने इनमें जो ब्लड था, जब ये एसए नोड निकला तो ये नीचे की तरफ आ गया, इनको दे दिया। ये वाला क्या था, इनको दे दिया। अब क्या है, इनको संकुचित होना है। ये जब आगे की तरफ फैलते हैं इनके मसल्स में नीचे की तरफ, तो इनको संकुचित करते हैं। तो ये अपना ब्लड लंग्स को दे देते हैं, और इनके अंदर जो ब्लड था वो किसको, बॉडी, हमारे पूरे हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में चली जाती है। तो अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो सिर्फ इतना भी आप फिजियोलॉजी में लिख देंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो बात आपको बताएं सेम टू सेम आप लिखा है कि ये रिदमिक नॉर्मल में काम करता रहता है। सबसे पहले हमारा इंपल्स को जनरेशन कहाँ से होता है, एसए नोड से, जो कंडक्ट करते हुए चला जाता है किसमें, एबी नोड में। एबी नोड से बढ़ते हुए कहाँ चला जाता है, बंडल ऑफ हिस में, और आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाता है, जो आपने अभी आपको दिखाया, उसको क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर। इससे फायदा क्या होता है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया होता है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया, यानी कि जब एसए नोड से निकला तो उसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया हमारा ऊपर वाला पार्ट, हार्ट का जो ऊपर वाला जो चेंबर था वो कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि जब बंडल ऑफ हिस या पुरकिंजर फाइबर में आया तो कॉन्ट्रैक्शन कराया हमारे नीचे वाले पार्ट को। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। देखिए, तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन हो रहा है, देखिए नॉर्मल स्टेज में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, डायस्टोल। अब याद करिए, देखिए सिंपल सा तरीका है याद करने का। यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पे शब्द आ रहा है, क्या, सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि सिस्टम में जा रहा है, हमारे बॉडी के सिस्टम में जा रहा है ब्लड। अब बॉडी के सिस्टम में जा रहा है तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होगा। तो जब ये संकुचित होगा तो ब्लड इसमें से फेंकेगा ही ना बाहर, तो यानी सिस्टम में गया, यानी पूरे बॉडी के सिस्टम में चला गया, तो इसको क्या कह रहे हैं, सिस्टोल। हाँ, तो कार्डियक साइकिल में क्या बताएं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जिसमें दो चीजें होती हैं। एक सिंगल बीट में क्या क्या इवेंट चल रहा है उसको क्या कहते हैं,
कार्डियक साइकिल। तो इस एक सिंगल बीट में दो चीजें होती है हमारे हार्ट के अंदर, एक होता है क्या, सिस्टोल, और दूसरा क्या होता है, डायस्टोल। सिस्टोल यानी कि सिस्टम में जा रहा है, जिसको क्या करें, यानी कि हार्ट का चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी कि इसमें जगह कम हो, यानी कि बाहर फेंका ब्लड, किसके थ्रू जाएगा, एरोटा के थ्रू। तो एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर पूरा चला गया, तो इसको क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, पंप हुआ, किससे, हार्ट से बाहर की तरफ। और डायस्टोल यानी कि हार्ट क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, यानी कि इसके अंदर जगह बना तो ऊपर वाले यानी कि दोनों आर्टियम से, यहाँ से और यहाँ से ब्लड नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर वेना कावा इसके अंदर ब्लड को भरेगा, यानी कि अलाउज द ब्लड टू फिल देम, यानी भर रहा है। तो डायस्टोल और जा रहा था सिस्टोल, सिस्टम में जा रहा था सिस्टोल, और डायस्टोल यानी कि जब भर रहा है उसके अंदर, तो ये दो चीजें हो गई। उसी को यहाँ पे क्या उसमें लिख दिया गया है, क्या कहते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में, चाहे आप इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग लिख दिया है। अब देखेंगे कि एक बार में दो चीजें तो होती हैं, लेकिन इनको होने में टाइम कितना लगता है, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल टाइम, जो कि कितना सेकंड होता है, 0.8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 72 कार्डियक रिलैक्सेशन 1 मिनट, यानी कि एक बार में ऐसा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कितनी बार होता है, 72 बार। यानी कि एक मिनट में जो हम कहते हैं ना कि दिल कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है उनके बीच में, यानी कि एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, यानी कि ये 72 बार सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हुआ है, यानी कि दोनों मिला के एक कार्डियक साइकिल हुआ है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मिला के एक कार्डियक साइकिल, ऐसे एक बार होने में, यानी एक बीट होने में कितना लगता है, 0.8 सेकंड, और हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार ऐसे कर लेता है, तो 72 बार। तो इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल टाइम, जो कि 0.8 सेकंड होता है, और एक मिनट में टोटल 72 बार। तो यहाँ से आया, जो हम कहते हैं ना दिल एक दिन मतलब एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, तो यहाँ से निकल के आता है, समझ में आया। अब देखेंगे तो ये होता है, हमने क्या बताया था कि सिस्टोल और डायस्टोल, तो ये तो सीधे सीधे बता दिए, डिटेल में पढ़ना जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर जिसको पढ़ना है तो ये इसमें चार चीजें होती हैं। यहाँ पे चार तो था ना, ये अपने पास चार था हार्ट में, तो क्या था, आर्टिया था, सिस्टोल वाला आर्टिया, डायस्टोल वेंट्रिकल, सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी कि आर्टियल, यहाँ पे क्या आर्ट्रिया है, यहाँ पे क्या आर्टिया है, तो ये आर्टियल का सिस्टोल होना, यानी कि इसको नीचे की तरफ और इसको नीचे की तरफ, और फिर ये दो बार ऊपर की तरफ भी फेंकेगा। तो ये चार अलग अलग इवेंट हुए, तो उन्हीं चारों को मिला के ही टोटल 8 सेकंड होता है, मतलब 0.8 सेकंड होता है। तो वही कह रहा है कि आर्टियल सिस्टोल यानी कि आर्टिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, और आर्टिया का डायस्टोल यानी आर्टिया का डायलेट होना, और ऐसे ही नीचे में भी, यहाँ से थोड़ा सा टर्म आपको अलग लगेगा, यहाँ पे सिस्टोल का मतलब होता है सिस्टम में भेजना, लेकिन अगर सिर्फ हार्ट को ही एक सिस्टम समझे तो उसमें सिस्टोल मतलब ये सिस्टम के अंदर कर रहा है, और डायस्टोल मतलब ये कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो आर्टियल सिस्टोल और आर्टियल डायस्टोल, इसी तरह से वेंट्रिकल यानी कि नीचे वाले पार्ट का संकुचित होना और रिलैक्स होना, इसको कह रहा है, तभी तो पंप कर पाएगा ब्लड को। तो इन टोटल को मिलाकर 0.8 सेकंड ही लगता है, लेकिन अगर उसको भी तोड़ना चाहें तो आर्टियल यानी ऊपर वाले पार्ट को सिस्टोल अगर हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट मतलब संकुचित हो रहा है, तो उसमें 0.18 सेकंड का टाइम लगता है, और फिर वो रिलैक्स होता है तो वो कितना होता है, 0.08 का। ऐसे ही वेंट्रिकल के दोनों चीज में 0.3 और 0.3, इसको सबको जोड़ेंगे तो 0.8 ही आएगा, 0.88 या ऐसे कुछ आएगा। तो लगभग यही हो गया हमारा 0.8 सेकंड की बात। ये चारों अलग अलग है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना भी आप याद रखेंगे तो सफिशिएंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखने की बात है कि यहाँ पे इस चारों टर्म का भी ईसीजी अभी आगे हम पढ़ाएंगे, इसमें चारों टर्म का एक बात आएगा। देखिए ईसीजी पे हम इसको भी पता कर पाते हैं, इनको भी पता कर पाते हैं, इनको भी पता कर पाते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला जो है ना, ये हमको ईसीजी पे नहीं दिखता है। यानी कि इनका भी टाइम हमको दिख जाएगा, इनका भी दिख जाएगा, इनका भी दिख जाएगा, ये वाला जो अपना टाइम है ना, ये हमको ईसीजी पे नहीं मिलता है। तो अभी हम ईसीजी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तो यहीं से रिलेट करिएगा आप उसको कि ये क्या है, ठीक है। तो अब बता देते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे कार्डियक साइकिल, छोटे छोटे डेफिनेशन है इस चैप्टर में। तो ये क्या है कि हार्ट बीट क्या होता है। तो अभी बताए थे ना, कार्डियक साइकिल में बीट होता है कि एक बीट में कितनी बार धड़क रहा है। तो हार्ट बीट किसको कहेंगे, उसी से रिलेटेड है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, जो कार्डियक साइकिल के अंदर हो रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं हम, हार्ट बीट। तो वही करता है ना, एक बीट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तो यानी कि ये क्या है कि हार्ट बीट इसी को कह रहे हैं कि एक बार में कितना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। इट मे बी आइदर ओरिजिनेट न्यूरोजेनिकली एंड मायोजेनिकली, यानी कि ये मतलब न्यूरॉन से भी कनेक्ट किया जा सकता है, और हमारे मायोजेनिक यानी कि नर्वस सिस्टम, या फिर क्या कह सकते हैं मायोजेनिक
ओरिजिनेट अदर देन नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के अलावा भी मतलब कई चीज कंट्रोल करती है। जैसे हमने बताया था वहाँ पे सांस को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करती है, लंग्स भी हमारा कंट्रोल करता है। ऐसे ही कि मान लीजिए कभी हम बीमार पड़ते हैं, हमारा न्यूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, तो भी हमारा हार्ट का रिदम बदल जाता है। हम स्ट्रेस में रहते तब भी, खुश रहते तब भी, ये सारी चीज़ें बदलती है। तो वही कह रहा है कि इसको करने वाले दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो न्यूरोजेनिक भी चल सकता है और मायोजेनिक, मतलब दूसरे भी फंक्शन। जैसे हम आपको अभी कोई चीज़ के लिए डांट दें तो डांट दे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बीपी बढ़ जाए, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी उसका वर्क बढ़ गया। आपको कोई खुशी वाली मूड बता दे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तो वही वाली बात क्या है कि दोनों चीज़ से कॉन्टैक्ट कर रहा है, यानी कि आपके हार्मोन को भी बैलेंस हो रहा है और अपने नॉर्मल कार्डियक के रिदम से भी चल रहा है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको बस ये याद रखना है हार्ट बीट में कि क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और बार बार एक तरह से कॉन्टैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्टैक्ट होना, रिलैक्स, इसको क्या कहते हैं हम, हार्ट बीट कहते हैं। कैसे कंट्रोल होता है वो आपको हम बता दिए। दूसरा क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये जितनी बार ये कॉन्टैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, उतने टाइम वो कितना उसके अंदर से ब्लड बाहर आया, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इनसे हमारे शरीर से ब्लड बाहर जाता है। तो एक बार के धड़कने में, यानी कॉन्टैक्ट होने और रिलैक्स होने में कितना ml ब्लड हमारे शरीर के अंदर गया हार्ट से निकल के, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट इच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेनिकल, कि ये जब कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा तभी तो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जितनी बार कॉन्स्ट्रैक्ट किया, तो एक बार कॉन्स्ट्रैक्ट करने में इससे कितना ब्लड हमारे शरीर के अंदर निकला, एक बार के कॉन्ट्रैक्ट में, 1 मिनट की बात नहीं हो रही है, एक बार में, यानी एक हार्ट बीट में कितनी बार ये ब्लड को निकाल पाया, कितना ml ब्लड को निकाल पाया, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें, कार्डियक आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। कार्डियक आउटपुट यानी कि हमारे हार्ट का टोटल कार्डियक साइकिल कितना हुआ, स्ट्रोक क्या हुआ, क्या सारा चीज क्या हुआ, तो ये कितना 1 मिनट में इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, उसको क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। देखिए आउटपुट मतलब हमको निष्कर्ष क्या निकला, हार्ट, कार्डियक कहते हैं हार्ट को, कार्डियक कहते हैं हार्ट को। तो हार्ट के द्वारा ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, तो उससे हमको निष्कर्ष क्या निकला, हमको रिजल्ट क्या मिला, उसको क्या करें, कार्डियक आउटपुट। जैसे कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड, कितना ब्लड वो पंप किया, उसको क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। अब वही वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसको ये क्या कहते हैं, सिस्टम में लिख दिया। यहाँ पर हम सीधे बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि हार्ट अभी पढ़े ना हार्ट बीट, तो हार्ट बीट कितना 1 मिनट में हुआ, और स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक सेकंड में इतना निकाल रहा था, तो कितना निकालेगा, हमारे 72 बार धड़क रहा था ना, अभी ऊपर देखें तो वही देखिए हार्ट रेट कितना होगा 1 मिनट में, 72 बार। तो ये हो गया अपना 72, 1 मिनट में 72 बार, बताया ना अभी धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और हर एक बार के धड़कने में कितना ml ब्लड निकालता है, 70 ml। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड पर मिनट हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है बॉडी से। समझ पाए कि नहीं? तो यानी कि हमको निष्कर्ष क्या मिला, हमारा कार्डियक का आउटपुट क्या हुआ, यानी हमारे कार्डियक के द्वारा काम कितना किया गया, तो हर मिनट में हमको 5 लीटर ब्लड फिल्टर मतलब ये पंप करके देता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करके। समझ में आया ये ना, ये सब कहीं नहीं पूछता है, हम आपको बता दिए कि कैसे आया है। आप सीधे ये लिखेंगे ना कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 मिनट, और सीधे इसको बनाएंगे, इसको तो डेफिनेशन कहाँ हुआ है, तो आप सीधे इक्वेशन बताए ना, आप ये लिखना पड़ेगा इट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड बाय द हार्ट इन 1 मिनट, बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसी को यहाँ पे लिख दिए हम। एक लाइन ये लिखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड 1 मिनट में पंप कर रहा है, वो होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनट वगैरह लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है कि अब यह लिखना आपको जरूरी है, ये एक लाइन लिखिए, फिर लिखिए कार्डियक आउटपुट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अभी आपको बताएं स्ट्रोक वॉल्यूम कि कितना एक बार के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आया, और ये 72 बार हो रहा है 1 मिनट में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट क्या मिला कि 1 मिनट में हमारे हार्ट को जितना भी काम करना पड़ा, तो उतने में कितना 5 लीटर के ब्लड को पंप कर पाया। तो ये हमारा फंक्शन आ गया कि कितना ब्लड पंप किया। अब देखिए पल्स रेट और हार्ट रेट में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, कोई पल्स रेट कहता है, कोई कह देता है हार्ट रेट। तो वही बात कहा है कि पल्स रेट इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ डिस्टेंस ऑन द आर्टरी, यानी कि हमारे आर्टरी के ऊपर जो हमको फील होता है ना, ये जब ब्लड पंप होता है तो इससे होकर गुजरता है, तो वहीं पे हमको एक वेव लाइक हमको एक चीजें निकलती है यहाँ से जो हमको फील होता है, ऐसे करके ब्लड जाती रहती है हर एक वेन में, तो हम उसको पकड़ के यहाँ पे चेक करते हैं, तो वही कहते हैं इसको पल्स। पल्स को कैसे डिफाइन किया है कि एक्सटेंशन वेव डिस्टेंशन ऑफ आर्टरी इच हार्ट बीट, की जितनी बार हमारा दिल धड़क रहा है तो यहाँ पर हम उसको पल्स को माप पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं, जो हमको वेव फील होता है। इट इज काउंटेड फ्रॉम रेडियल आर्टरी ऑफ द वेस्ट, यानी कि ज्यादातर इसको हम यहीं से पता कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए
लिखा है यहाँ पे साफ साफ कि सेम एज हार्ट रेट, कि हार्ट रेट और पल्स रेट लगभग लगभग एक ही समान होता है, चाहे आप हार्ट रेट कहिए या पल्स रेट कहिए, दोनों को दोनों एक ही समान होता है लगभग। अगर मान के चलें तो 72 बताया था ना, 72 बीट धड़कता है, तो 72 हमारा पल्स रेट भी हो सकता है और 72 हमारा हार्ट रेट भी हो सकता है। लेकिन सभी का, हम सब यहाँ पे हैं, सबका एक बराबर नहीं आ सकता। वो तो हम लोग कैलकुलेशन से निकाले ना कि 72 से 5 लीटर जो ब्लड पंप कर रहा था उसको निकाले, लेकिन आपका हार्ट रेट दूसरा आएगा, उनका हार्ट रेट दूसरा आएगा, मेरा हार्ट रेट दूसरा आएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं कि एक टर्म बना देते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या होगा। नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 60 से और 100 के बीच में अगर है, बीट कितना पर मिनट, यानी कि 60 से 100 के बीच में आपका 82 आ गया, 85 आ गया, 72 आ गया, 90 आ गया, इसके आसपास आया। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आगे पीछे भी लिखा होगा, ठीक है। तो अगर इतने, यहाँ पे देखिए 70 से 90 लिखा है, लेकिन जनरली अगर आप रिपोर्ट वगैरह में देखेंगे तो यही दिया रहता है, ठीक है। तो अगर 60 से 100 के बीच में आपका कुछ भी हार्ट बीट आ रहा है तो आप नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन 60 से कम आया यानी कि क्या हुआ, आपका घटा है, पल्स रेट घटा हुआ है। तो जब पल्स रेट घटा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेडी कार्डिया। ब्रेडी सब कार्डिया सब, ब्रेडी का मतलब होता है घटना, कार्डिया मतलब कार्डियक का आउटपुट, यानी हार्ट का जो काम है वो घटा हुआ है, समझ पाए। तो अगर पल्स रेट आपका 60 से कम आया तो क्या कहेंगे, ब्रेडी कार्डिया, और 100 से ऊपर आया तो टैकी कार्डिया। टैकी मीन्स होता है बढ़ना, कार्डिया मतलब हार्ट का फंक्शन, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ गया है। तो अगर 100 से ऊपर आया तो ट्रैकी कार्डिया, 60 से नीचे आया तो ब्रेडी कार्डिया, और 60 और 100 के बीच में आया तो नॉर्मल। समझ पाए कि नहीं, कोई डाउट। तो ये हो गया अपना। अब हार्ट के साउंड के बारे में वही बात यहाँ पे लिखा है कि एक मिनट में एडल्ट का कितनी बार धड़कता है। तो हम लोग नॉर्मल तो 72 होता है, लेकिन 60 से 100 के बीच में नॉर्मल हम उसको मानते हैं, उससे कम ज्यादा होगा तो हमको बीमारी है। तो अगर ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो हमको इन दोनों को एक टर्म में कहते हैं एरिदीमिया कहते हैं। एरिदीमिया एक प्रकार की बीमारी, हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब क्या होता है हार्ट का साउंड, ये भी आपके सिलेबस में है, हार्ट का क्या साउंड। अब हार्ट साउंड बताइए होता क्या है। तो आपको दो साउंड सुनाई देता होगा, अगर आप लगा के सुनेंगे तो लब और डब का साउंड सुनाई देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हार्ट का साउंड। अब ये देखिए जनरेट कैसे होता है। तो देखिए दो साउंड हमने बताया, एक को कहेंगे S1 और दूसरे को क्या कहेंगे S2। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, आपको हम ये बताए थे कि इसके अंदर 4 वाल पाए जाते हैं, बताए थे कि नहीं। तो इनके बीच में कौन सा वाल पाया जाता था भाई, राइट और राइट के बीच में कौन सा ट्राइकस्पिड वाल्व, वेरी गुड। और इनके बीच में कौन सा वाल्व पाया जा रहा था, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। दो चीजें हो गई, दो वाल्व आप पढ़ लिए। तो अगर इन दोनों के वाल्व में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसी टाइम हमको क्या होता है, यानी ये जब दोनों वाल्व बंद होते हैं ना, बंद होते हैं ऐसे बंद होंगी ना ऊपर ताकि बैक फ्लो ना हो, तो जैसे ये बंद होती है दोनों वाल्व, कौन से, इनके और इन दोनों के बीच में जो ये वाल्व जो था वो जैसे ही बंद होगा तो उसी भी टाइम हमको एक साउंड सुनाई देता है। उसी को क्या कहते हैं S1 साउंड, या उसी को कहते हैं लब साउंड। क्या कहते हैं, LUB, लब साउंड। तो ये कब मिलता है, जब हमारे ये दोनों वाल्व कौन सा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इसी को कहते हैं मिट्रल वाल्व, ये जब बंद होती हैं तो हमको कौन सी साउंड सुनाई देती है, S1 साउंड, जिसको क्या कहते हैं लब साउंड, ठीक है। अब दो और तो वाल्व हैं यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ पाया जा रहा था, ध्यान देंगे, एक यहाँ पे वाल्व पाया जा रहा था और एक यहाँ से जो हमारे एरोटा के थ्रू जा रहा था, देखिए यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। और वाल्व कोई भी वाल्व हो, सबका वाल्व का काम क्या है, बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट करना बैक के फ्लो को। तो ये जो दोनों वाल्व अगर बंद होंगी, कौन से, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, तो उसको क्या कह देंगे S2 साउंड, और ये हमारा निकलता है डब साउंड। तो ये लब डब का साउंड जो आपको सुनाई देता है, ये कुछ और नहीं, ये हमारे वाल्व के बंद होने की ही साउंड होती है। कोई डाउट, तो वही हो गया हमारा साउंड। तो इसको हम क्या सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन पाते हैं। ये क्या होता है, देखिए लिखा है द फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको क्या कहते हैं S1, इज प्रोड्यूस्ड बाई द क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। वही हम आपको बात बताए हैं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व बंद होता है तो उसी को क्या कहते हैं S1 साउंड, जिसको यहाँ पे लिखे हैं हम लब साउंड, यानी इसी को क्या कहते हैं लब साउंड, जिसको लब साउंड कहा जाता है। अब द सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको S2 कह रहे हैं, वो हमको कब मिलता है, प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। एरोटिक वाल्व यानी एरोटा वाला वाल्व, इन दोनों को बंद होने से हमको क्या मिलता है, सेकंड नंबर का साउंड मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डब साउंड कहते हैं। तो ये हमारे अंदर दो साउंड सुनाई देता है। अब इसको लिख लेंगे कि नहीं एग्जाम में, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब उसको अगर इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, तो एक यहाँ पे हम इमेज भी लगा दिए, इसी में से आप पढ़ सकते हैं। लेते थोड़ा सा फास्ट चला जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट। अब देखेंगे क्या, ECG, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट करके एग्जाम में देखने को भी मिलता है। बहुत सारे आपके मेन एग्जाम में भी शॉर्ट नोट करके ये क्वेश्चन आता है, ECG। याद रखने वाली बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नाम में क्या है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोनों में डिफरेंस है। अभी यहाँ पे हम दिखाएंगे क्या है, लिखा होगा यहाँ पे कहीं, चलिए पढ़ते हुए देखते हैं। इसी टेस्ट ऑफ हार्ट इज यूज टू चेक द हार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मतलब हमारा हार्ट सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या कराते हैं हम, ईसीजी। इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड इन द हार्ट बाय द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को मापता है, जो कि हम PQRST में वेव के फॉर्म में इसको देखते हैं। डिटेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो हम बताए थे ना कि इंपल्स जनरेट करता है यहाँ से, ये यहाँ से इंपल्स जनरेट करता है, तो इसी को मापता है किसके फॉर्म में, तो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे क्या आ रहा है कि देखिए, दी चेंजिंग सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिससे हम मापते हैं, जिससे हम ईसीजी करते हैं, उस मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियो, यानी कि मशीन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो हमको रिकॉर्डिंग मिलता है, जो हमको ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है इस मशीन से, उस ग्राफ को क्या कहते हैं, देखिए उस रिकॉर्डिंग या उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये है ईसीजी। ईसीजी देखिए, इसको भी देखेंगे तो ईसीजी ही आएगा शॉर्ट फॉर्म, इसका भी तो। लेकिन ये जो ईसीजी, आप ईसीजी जो ये कहते हैं ग्राम, तो ये ग्राम जो हमको ये ग्राफ मिलता है ना जो हाथ में हमको, उसको कहते हैं ईसीजी। लेकिन जिससे मापते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे हम क्या देखते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को देखते हैं जो हमारे हार्ट के द्वारा जनरेट किया जाता है। क्लिकली क्या करते हैं कि देखिए, जो ईसीजी का पोजीशनिंग कैसे करते हैं, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 10 इलेक्ट्रोड होते हैं। कैसे लगे रहते हैं, तो देखिए लिम्ब पे, यानी कि हमारे हाथों और पैरों पे कितने लगे रहते हैं, 6 इलेक्ट्रोड, यानी कि नहीं 4 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। यहाँ पे कहीं होगा, हाँ 4 इलेक्ट्रोड आपके लिम्ब पे लगा रहता है। अब लिम्ब को दोनों को कहते हैं, यानी कि हार्ट मतलब हैंड वाले को भी लिम्ब कहते हैं और पैर वाले को भी। तो एक यहाँ पे आप मतलब उंगलियों में और पैरों में जो लगा रहता है, तो कितने लगे रहते हैं, 4, मतलब चारों अपने हाथ पैर में 4 लग जाते हैं। उसके अलावा कितने बच गए 10 में से 6। तो ये 6 हमारे चेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स पे लगाए जाते हैं। हार्ट हमारा यहाँ पे, तो इस हार्ट के आसपास के एरिया में ये 6 लगाते हैं। अलग अलग जगह क्यों लगाते हैं कि हमको पता चल पाए कि रिदम कहाँ पे कम या ज़्यादा आ रहा है। एक ही जगह लगाएंगे तो हार्ट के जो सबसे ज़्यादा करीब रहेगा उनको अच्छा सिग्नल मिलेगा, तो उनका रेशियो अलग आएगा। थोड़ा दूर पे तो उनको अलग मिलेगा, बॉडी के अलग पार्ट पे, यानी ये टिप पे लगाएं तो यहाँ पे अलग मिलेगा, पैर के टिप पे लगाएं तो वहाँ पर अलग मिलेगा। तो हम हार्ट के रिदम को सही तरीके से नाप पाएँ, इसीलिए 10 के 10 स्टॉप हम अलग अलग पार्ट पे लगाते हैं। वही बात लिखा है, डिफरेंट पोजीशन पे लगाते हैं। जैसे चेस्ट पे, दीज इलेक्ट्रोड डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंजेस ऑफ द हार्ट, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्डेड फ्रॉम द ईच इलेक्ट्रोड डिफर स्लाइटली, क्योंकि अलग अलग जगह पे तो थोड़ा बहुत उनमें क्या आएगा, डिफरेंस आता है, इसलिए हम अलग अलग जगह पे उसको लगा देते हैं। डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट के रिलेशन में थोड़ा यहाँ आगे और पीछे हाथ वगैरह आप लगा दें, ताकि हर जगह हमको कितना इंपल्स मिल रहा है उसको ये अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाए। समझ में आया। तो अब नॉर्मल ईसीजी की हम यहाँ पे बात करेंगे, बीमारी वाला नहीं, नॉर्मल ईसीजी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 5 वेव्स होते हैं, यानी कि जो हम ईसीजी के रिकॉर्डिंग को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या रहेंगे, 5 वेव रहते हैं, जिनका नाम क्या है, PQRS और T। तो ये PQRST याद करिए। अभी इसके पहले हम आपको कार्डियक साइकिल पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे आर्टेरियल सिस्टोल, फिर बताए थे आर्टेरियल डायस्टोल, फिर एक था वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये 4 इवेंट हमारे बॉडी के अंदर चला था, तो हमारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, जो कि 0.8 सेकेंड आ रहा था। याद आ रहा है कि नहीं, पिछले लेक्चर में 0.8 सेकेंड ही आ रहा था। तो इन्हीं को रिकॉर्ड करके हमें एक्शन पोटेंशियल के माध्यम हमको ईसीजी पे मिलता है। अब देखिए, हमको ये क्या क्या इससे नहीं मतलब है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये PQRST हम एक टर्म दे दिए वेव को, यानी कि जो हमारा लाइनिंग चल रहा है, तो इस पर हमको आप ये देखेंगे तो 5 लाइन देखने को मिलता है। देखिए PQRS और T, ये सेगमेंट क्या है, हम लोग जब ईसीजी को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में बस ये जानना कि आपको बेसिक जानना है ईसीजी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे P वेव क्या होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ से निकलती है ना चीज़ें, जैसे हमारा ये एसए नोड मान लीजिए जनरेट किया, तो एसए नोड जैसे जनरेट किया तो ये थोड़ा सा अप की तरफ, ये देखिए यहाँ से जनरेट हुआ तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पी वेव। देखिए पी वेव है एसए नोड थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर ऑफ बोथ आर्टरिया। जैसे ही ऊपर वाला हमारा आर्टरिया जो है, जो ऊपर वाला पार्ट जो था, वो आर्टरिया जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तभी तो इंपल्स जनरेट होगा। यानी कि एसए नोड यहाँ से जैसे दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे एसए नोड क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। तो जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा एसए नोड के द्वारा, तो हल्का सा हमारे ईसीजी के ग्रुप में ये हल्का सा टिल्ड पाम में आएगा, हल्का सा उठेगा, ज़्यादा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं हम,
पी वेव। तो हमको ईसीजी पे ये छोटा सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। याद करने वाला इसमें टर्म क्या है, दिस रिप्रेजेंट आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। देखिए डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल कर रहे थे वहाँ पे ईसीजी में थोड़ा सा स्पेशल टर्म दे दिया गया है कि रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि डिप्रेस हुआ यानी कि कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ। देखिए डिप्रेस मतलब कॉन्स्ट्रक्शन, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ईसीजी के फॉर्म में उसको क्या कह देंगे, डीपोलराइजेशन। तो यानी पी वेव हमको क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन, यानी कि हमको ये वाला बात बताता है। सिस्टोल वाले पार्ट को हम डी कह दे रहे हैं यानी कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है। भाई सिस्टोल में जा रहा है, समझ पाएगी नहीं, सिस्टम में जा रहा है यानी कि हार्ट हमारा खाली हो रहा है, यानी कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है तभी तो खाली हो रहा है। तो इस वाले टर्म को ईसीजी में हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो पी वेव हमको क्या बताता है, डीपोलराइजेशन। दूसरा क्या हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया कि जैसे ही पी वेव यानी कि एस नोड से निकला ये हमारा हो गया, समझ में आया। इसको हम क्या कह देंगे, पी वेव। कोई डाउट, आगे बढ़े। अब क्या होता है, एक होता है तीनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो तीन आगे के वेव हैं वो क्या बनाते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये देखिए किसको नापते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स वेव इज रिजल्टेड व्हेन द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द वेंट्रिकुलर फाइबर। यानी कि एस नोड से जनरेट हुआ फिर कहाँ पे आता है, AB नोड से, और यही तो नीचे की तरफ फैलता है। तो जैसे ये नीचे की तरफ फैलता है तो अब इसमें आ गया करंट, ये ऊपर वाला कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसको मापता है कौन, हमारा P हट गया, QRS। अगला जो तीन है वो क्या नापता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए ये कैसे लाइन आता है, थोड़ा सा चल के, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में आता है, तो इसको क्या कहते हैं, QRS। अब तीन चीजें इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं क्योंकि तीन चीज का जटिल है। यानी कि हाँ वही बात है कि इधर शेप का ये यहाँ पे लिखा है ट्रायंगुलर की तरह से एक वेव हमको देखने को मिलता है, उसको कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। समझ में आया। अब ये क्या है कि ये देखिए स्प्रेड करता है जब वेंट्रिकल की तरफ, यानी यहाँ से जब निकला और स्प्रेड किया नीचे की तरफ फैला हमारे वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे ही वेंट्रिकल की तरफ ये आके हमारा फैला एस नोड से जो निकला था, तो उस पर हमको कौन सा ग्राफ देखने को मिला, तो इसको देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रायंगुलर शेप का निकलता है। तो इसमें भी क्या हुआ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यहाँ पे किसका हुआ था, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। यानी कि हम यहाँ पे समरी की बात करें तो पी वेव क्या दे रहा है, पी वेव क्या दे रहा है, आर्टेरियल मतलब आर्टरी ऊपर वाला पार्ट का, एट्रियम कह सकते हैं, एट्रियम, ATRIUM, एट्रियम डीपोलराइजेशन। यहाँ पे ध्यान देना है क्या, डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स हमको क्या दिया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये भी हमको क्या दिया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब बचा है क्या अपने पास, टी वेव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसी के ग्राफ देखेंगे तो कई लोग के ग्राफ में टी वेव उल्टा रहेगा, यानी कि यहाँ से आके ऐसे देखने को मिलेगा, इसको भी बीमारी होती है। ठीक है, ऐसे ही बीमारियों को हम पता लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा तो भी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस मिलेगा तो भी, उल्टा हो गया तो भी, पी वेव उल्टा हो गया तो भी, ये सारी सारी अलग मतलब एबनॉर्मलिटी आप ईसीजी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि हमको क्या देखने को मिल गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब कौन सा है, टी वेव। टी वेव में क्या पता है, देखिए डोम शेप, ये हल्का सा पी के तरह ही है लेकिन और थोड़ा सा बड़ा है, पी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। तो ये कह रहा है इट इज सीन व्हेन वेंट्रिकुलर रिलैक्स। रिलैक्स यानी कि रीपोलराइजेशन, इसको क्या कहेंगे, दिस रिप्रेजेंट रीपोलराइजेशन। यानी कि हमारे जो टी वाला मिला वो क्या मिला, रीपोलराइजेशन। किसका, वेंट्रिकुलर का। यानी कि तीन इवेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला। हम यहाँ पे क्या बताए थे कि आर्टियल सिस्टोल होता है और क्या होता है, आर्टिकुलर डायस्टोल होता है, ये बताए थे ना, डायस्टोल। और क्या बताए थे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं किया गया है। सिस्टोल को हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट किया, यानी बाहर फेंक रहा है तो सिस्टम में चला गया, बात एक ही है। दूसरा क्या पढ़े हम लोग, डायस्टोल, ठीक है, सिस्टोल यानी कि डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है क्या, रीपोलराइजेशन, यानी कि रिलैक्स होना, यानी कि अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाना, यानी उसके अंदर ब्लड फिल करेगा। समझ पाए कि नहीं। तो ये बस टर्म बदला है, वही चीज़ है, यहाँ पे सिस्टोल और यहाँ पे डायस्टोल। तो ये चार इवेंट हम लोग को देखने को मिला। तो ये वाला इवेंट हमको कब मिला, डीपोलराइजेशन पी वेव पे। उसके बाद से ये वाला हमको कभी भी ईसीजी के ऊपर देखने को, ईसीजी के ऊपर देखने को कभी भी नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका टाइमिंग इतना कम होता है कि हमारा ये मशीन उसको माप नहीं पाता है। तो इसका क्लिनिकली
मतलब कोई यूज भी नहीं, इसको पढ़ना भी नहीं होता, इससे हम बीमारी का पता भी नहीं लगाते हैं। तो ये वाला वेव हमको देखने को नहीं मिलता है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक होता है। सिस्टोल का मतलब क्या बताए थे? डिपोलराइजेशन। तो इसमें हमको क्या मिला? QRS कॉम्प्लेक्स वाला जो हमारा ये नीचे वाला है ये मिला। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या अपना वेंट्रिकुलर डीप डायस्टोल। इसको डायस्टोल को क्या कह रहे थे हम? डायस्टोल को रिलैक्स या रिपोलराइजेशन। तो ये हमको क्या बोल दिया? टी वेव, यानी कि P, QRS और T, ये पांचों वेव हमने देख लिया। इससे आप क्या समझ पाए? इसीलिए देखने में क्या समझ पाए कि अगर T वेव छोटा बन रहा है या बहुत ही बड़ा बन रहा है तो हमारी दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? आर्ट्रिया वाले जगह पे। कहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो सकती है भाई? ये चारों वाले में, यहाँ पे यानी इस वाले पार्ट में, ये कह सकते हैं पूरे के पूरे ऊपर वाले पार्ट में अगर कहीं हमको दिक्कत है, चाहे मसल की इंजरी हुई हो, चाहे घाव लगा हो, या ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, इनमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो हमारे P वेव में चेंजेस मिलेगा। समझ पाए कि नहीं? ECG के नॉर्मल से थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हुआ तो हम क्या समझेंगे? P वेव से क्या समझेंगे कि SA नोड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जो इंपल्स जनरेटर है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या तो ये पूरे के पूरे हमारे आर्ट्रिया वाला जो पार्ट है, ये भी आर्ट्रिया है, ये भी आर्ट्रिया है, ये आर्ट्रिया वाले पार्ट में हमको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। समझ में आया? और उसके बाद जो ये संकुचित के बाद रिलैक्स हो रहा है वो हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो अब यहाँ से आ जा रहा है कहाँ पे? वेंट्रिकुलर वाले पार्ट में। तो अगर इस वाले लाइन में अगर हमको कहीं कोई प्रॉब्लम मिले, ये बढ़ा हुआ मिल जाए या छोटा हुआ मिल जाए या कुछ भी इसमें चेंजेस मिले, तो हम कहाँ समझेंगे प्रॉब्लम हमारे हार्ट में कहाँ पे है? इस वाले नीचे वाले एरिया में, लोअर साइज ऑफ हार्ट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ये वेंट्रिकुलर में हो सकता है, ये वेंट्रिकुलर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे वेंट्रिकुलर वाले पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इससे हम इसलिए को देखना समझ पाएंगे। और टी वेव क्या बता रहा है कि ये फिर से रिलैक्स हुए कि नहीं। कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो हमको QRS मिला, डिपोलराइजेशन, और रिलैक्स हुआ तो हमको क्या मिलेगा? रिपोलराइजेशन। यानी कि टी वेव अगर उल्टा हुआ है, कहीं बहुत सारी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि टी वेव उल्टा हो गया है, या तो बढ़ गया है, या तो कम हो गया है, या किसी में टी वेव आएगा ही नहीं। यानी कि हमारा वेंट्रिकुलर वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा क्या कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया, रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है। और याद करिए, जब ये रिलैक्स नहीं होगा तो यही तो ब्लड को पंप कर रहा था, यही वाला तो सबसे मजबूत पार्ट था। तो इसमें प्रॉब्लम हुआ तो हमारे बॉडी को न प्रॉपर तरीके से ब्लड मिल ही पाएगा, न प्रॉपर तरीके से दे ही पाएगा बॉडी हमारी, हार्ट हमारे पूरे बॉडी को। तो इससे हम इसीलिए देखना सीख जाएंगे। समझ गए कि नहीं? प्रॉपर तरीके से पूरा। कोई डाउट तो नहीं रह गया? आगे बढ़ें? श्योर, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बताया कि रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन क्या है। अब ये आपके डिटेल में नहीं है कि ये ST सेगमेंट क्या है, इसमें क्या है कि बहुत सारी ECG में हजारों तरह की बीमारी को हम देख पाते हैं। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड। तो ये इंटरवल और बाकी चीज़ आपके काम करेंगे, बस आपको बेसिक जानना था। तो PQRS कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लिख देंगे तो हो जाएगा। समझ में आया? अब आगे अपना लास्ट क्या? ब्लड प्रेशर। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। अभी हमने क्या किया था, क्या कहते हैं, कैंप भी किया, तो उसमें आप अच्छे से सीखे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो BP ये आपको क्या कहते हैं, अभिषेक सर भी अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है कि ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जाना। किसके ऊपर प्रेशर लगाया जाना? अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरी, यानी कि आपके आर्टरी के ऊपर ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहलाता है। यानी कि हमारा मान लीजिए आर्टरी है और ये हमारा ब्लड नॉर्मली फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर इसकी बहुत तेज है फ्लो तो ये क्या करेगा? इनके ऊपर प्रेशर दबाएगा, इनके ऊपर प्रेशर डालेगा कौन? ब्लड के द्वारा लगाया जा रहा है। याद रखेंगे कि ब्लड इतना प्रेशर में है, इतना पंप पाइप तेज जा रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर मार रहा है, तुम और फैलो। ऊपर वाले कह रहे तुम इतना बड़ा हो जाओ, नीचे वाले कह रहे इतना बड़ा हो जाओ, ताकि हमको और स्पेस मिल सके, हम दाब को कम कर पाएं। आप देखिए गाड़ी धुलने जाते हैं तो आगे वाले पाइप को दबा देते तो बहुत जोर से फेंकता है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा है, और उसको छोड़ देंगे तो प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर कम यानी BP घट गया। तो उसके वाल पे लगाया गया दाब किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। यानी कि ब्लड के द्वारा उनके आर्टरीज या वेन के ऊपर लगाया गया दाब क्या होता है? हमारा रक्तदाब, यानी कि ब्लड प्रेशर कहलाता है। उसी का यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिखा है। बात तो वही है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद नॉर्मल कितना होना चाहिए हमारा? 120/80। अभी बताएं कि उससे बढ़ेगा तो क्या कहेंगे? हाई। अभी पहले बताए थे कि हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे? कि इसके बियॉन्ड जा रहा है, यानी इससे बढ़ के आ रहा है, मोर देन। बियॉन्ड यानी कि मोर देन। अगर 120/80 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपरटेंशन भी इसी का दूसरा मेडिकल टर्म है। लेकिन अगर उनसे कम आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल वैल्यू से अगर कम आ रहा है तो क्या कहेंगे? लो ब्लड प्रेशर, या उसी को दूसरा टर्म क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा दाब है तो उसको हाइपरटेंशन, कम दाब लग रहा है तो
लो ब्लड प्रेशर। अब देखिए इसमें क्या है कि दवाइयाँ जब आप पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर का तो उसमें आपको डीपली ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी कि हाइपो क्यों हो रहा है, हाइपर क्यों हो रहा है, तो उसके हिसाब से दवाइयों को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। अभी भी हम यहाँ पे बस आपको बता दिए हैं कि 120/80 नॉर्मल है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे ग्रेड भी होते हैं, लेकिन आपको जब ट्रीटमेंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम बताएंगे कि फर्स्ट ग्रेड कौन सा होता है, ग्रेड सेकंड किसको कहेंगे, मतलब कितना बीपी रहेगा तो ग्रेड फर्स्ट हाइपरटेंशन कहलाएगा, ग्रेड कितना रहेगा मतलब 140 है तो क्या कहेंगे, 180 है तो कितना कहेंगे, मतलब 180 120 ऐसे करके जो भी आ रहा है तो उसके हिसाब से ग्रेड को बांटा गया है। मैक्सिमम यही सब जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये बस आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। इसके द्वारा बीपी को नापा जाता है, किसमें, mm ऑफ Hg, यानी कि पारा चढ़ता है ना तो इसी के लिए लिख रहे हैं mm ऑफ Hg। आपको बस इसको याद रखना है कि नॉर्मल कितना होता है 120/80। इनको आप याद नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात वही है। अब देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को मापते कैसे हैं, तो इसके अंदर 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मेन तौर पे 2 ही चीज़ें हैं कि क्या होता है कि एक ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर। जो 120/80 जो हम बता रहे थे, 120/80 mmHg, तो mmHg जो हमारा हो गया तो मरकरी हो गया, पारा जितना चढ़ा है, किस में आ रहा है 120/80। तो ये आगे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। अब सिस्टोलिक सबसे मतलब क्या समझे, सिस्टम में गया, तो सिस्टम में किस स्पीड से भेज रहा है वो क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी। यानी कि ये बढ़ा हुआ है तो यानी कि सिस्टम में हमारा बहुत तेज भेज रहा है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, कई लोग में देखते होंगे कि ऊपर वाला बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है नीचे, तो ये सिस्टोल को बता रहा है, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो फेंकेगा कि नहीं बाहर, तो हमारे सिस्टम में कितने तेज से ब्लड को फेंक रहा है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उसके बाद से भरने की प्रक्रिया को, डायस्टोलिक रिलैक्स हो रहा है तो उसमें अंदर भर रहा है, तो कितना तेजी से इसमें भर रहा है उसको कहते हैं। तो भाई प्रेशर तो लगाने में ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ये वाला हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और ये 80 पे ही काम, क्योंकि भर रहा है तो रिलैक्स हो रहा है तो आराम से उसमें भर जाएगा। लेकिन फेंकने के लिए इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा 120 तक रहता है। अच्छा, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप समझ गए कि नहीं। अब देखिए इन दोनों को घटा देंगे, जैसे 120 में से 80 को घटाएंगे नॉर्मली तो कितना आएगा, 40 mmHg। तो इसी को क्या कहते हैं हम, पल्स प्रेशर। यहाँ से भी और क्वेश्चन बनता है कि पल्स प्रेशर क्या है, तो इन दोनों को जो घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे, पल्स प्रेशर। तो वही कह रहा, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, जो कि कितना होता है 140 mmHg हमारे ह्यूमन हार्ट यानी कि हेल्दी हार्ट में या ह्यूमन बॉडी के अंदर ये होता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे क्या करती हैं, बीपी को घटा या बढ़ा सकती हैं, जैसे एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बूढ़े होते जाती है तो क्या होता है, घटता है बीपी बढ़ता है, बढ़ता है तो इंक्रीज होता है। सेक्स यानी कि मेल और फीमेल में, तो फीमेल में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनको भार कम करना होता है, हम लोगों में काम ज़्यादा करना होता है तो थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा होता है, कमाना है, खिलाना, सब कुछ करना है, तो उसके वजह से हम लोग में थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। वही बात दिखा है हाँ? क्या हुआ मतलब, पल्स प्रेशर बस एक देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। पल्स का प्रेशर यानी कि जो हम पल्स यहाँ पे देखते हैं ना, उसी प्रेशर से इसका भी टर्म बदलता है कि 60 आएगा या 120 आएगा या 80 आएगा, उसके बेसिस पे हम ट्रेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बताते हैं। तो उसको किस प्रेशर से हमको यहाँ पे फील हो रहा है, वही वाला पल्स प्रेशर है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है यहाँ से, बस ये पूछता है कि कितना होता है, 40 होता है बस। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब फैक्टर में क्या बताया कि एज के हिसाब से वैरी करता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बॉडी हमारा कमज़ोर होते चला जाता है तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। सेक्स यानी कि मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो हम लोग में देखिए स्लाइटली लोअर होता है किसमें, फीमेल में, यानी कि कह सकते हैं कि मेल में ज़्यादा होता है, उम्र के साथ बढ़ते जाता है, मतलब हम लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं कि हमको बीपी हो सकती है। एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करके तुरंत बीपी न पाएंगे, सीढ़ी चढ़ के आएंगे या कहीं से भी, तो क्या आएगा, थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। इसलिए कभी भी कोई आए न पाने तो आप क्या कहेंगे, 5-10 मिनट आपका करिए, इंतजार करिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, तब आप मापेंगे तो उसकी बीपी सही बताएगी। तो यही होता है एक्सरसाइज के बेसिस पे, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है, आप पैदल चल के आ रहे हो, वो भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है। ठीक है, स्लीप में क्या रहता है, स्लीप के टाइम, सोने के टाइम हमारा क्या रहता है, नॉर्मल रहता है पूरे बॉडी के फंक्शन, तो उस टाइम पे बीपी थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शन अपने काम नहीं कर रहे हैं, सोए पड़े हैं, तो थोड़ा सा घट जाएगा, हार्ट को काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। अभी हम लोग घूम रहे कर रहे तो हम लोग को हार्ट को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वही है स्लीप के। इमोशनल कंडीशन अभी बताए थे, खुशी की बात बता दिया है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, टेंशन की बात बता दी है, देखिए उस टाइम बीपी शुगर कितना गिर जाता है, बढ़ जाता है, ये सारे उस पर फैक्टर पे है। और क्या है, इनडाइजेशन आफ्टर मील, तो मील में क्या होता है, स्लाइटली राइज हो जाता है, मतलब थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि खाना खाते उसको पचाना तो ओवरफ्लो ज़्यादा करना पड़ा, पूरे सिस्टम एक्टिव है अपना। एंडोक्राइन सिस्टम हमने बताया था बीपी को कैसे कंट्रोल करती है, एंडोक्राइन हम पढ़ रहे थे क्लास में अभी। ठीक है, तो जैसे वो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस बताए थे ना,
हाइपोथैलेमस हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर के हिसाब से बीपी भी होगा, वही वाला बात है। एड्रीनल ग्लैंड ये सारे मिलके हमारा कंट्रोल कर रहे हैं। एड्रीनल ग्लैंड से किडनी के ऊपर जो पाया जा रहा था वो भी कंट्रोल कर रहा था, कैल्सिटोनिन वगैरह सारी चीज़ों को, तो वो भी हमारे ऊपर अफेक्ट करता है हमारे बीपी को। पोस्चर ऑफ द बॉडी कि लेटे हैं, सोए हैं, कैसे हैं, इस पे भी हमारा अफेक्ट करता है, घट बढ़ सकता है हमारा पोजीशन। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो ऑस्किलेटरी, एसिकुलेटरी और पाल्पिटेटरी सिस्टम 3 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट अपना कौन सा है, यही है कि आप जो बीपी मेजर करते हैं तो उसी वाली बात को यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा है कि भाई क्या करते हैं, पहले हम आराम से 5 मिनट रेस्ट कराते हैं, बैठा देते हैं, फिर रैप करते हैं, रैप करने के बाद आला लगाते हैं, आला लगा के सुनते हैं। जो पहला बीप आपको सुनाई देता है वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर वाला, और जो जैसे जैसे बीप खत्म होना शुरू होता है तो उसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि नीचे वाला। तो ऐसे हम क्या करते हैं, बीपी को नापते हैं, वही वाला सारा चीज़ लिखवाएं जो आपको क्लास में बताएं, ठीक है। मतलब ये आप प्रेशर दबाते जाते हैं तो उसमें मरकरी चढ़ते जाता है, 200 तक आ जाता है, रोक दीजिए, धीरे धीरे स्लाइटली उसको खोलते रहिए, और जैसे जैसे आपको बीप सुनाई दे, तो जैसा आपको पहला सुनाई देगा वो आपका ऊपर वाली रीडिंग हो जाएगी, और जैसे जैसे बीप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, अब आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, तो जहाँ पे मतलब आपको सुनाई देना बंद हो गया वो आपका कौन सा हो जाएगा, डायस्टोलिक वाला। तो वही हम नापते हैं 120/80, 140/80, तो ऊपर वाला और नीचे वाले प्रेशर को देखते हैं। ऊपर वाला प्रेशर क्या है कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड जा रहा है, नीचे वाला प्रेशर क्या है कि हमारे हार्ट को कितना ब्लड आ रहा है। समझ में आया? तो ये हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। ये डिसऑर्डर्स हैं, तो अगले साल हम इसको जब बीमारी को पढ़ेंगे तो ये सारी की सारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हार्ट में हमारी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये हो जाता है चैप्टर अपना कंप्लीट।